मुझे वही मुझे करवानी देने वाले हैं। देखो आप इन दिनों में उठ के आए हो यहाँ पे क्लास पढ़ने के लिए, तो मुझे ही होगे ना, करवानी दे रहे हो। बाकी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप अपना टाइम जाया करने के लिए आ गए, तो मुझे हुए ना। ऐसे ही नहीं सर, कैसे क्यों डरा रहे हो सर, खुदा का खौफ करें, हम तो तैयारी करने के लिए आए हैं। आप कह रहे हैं टाइम जाया करने के लिए, नहीं नहीं इंशाल्लाह हम तैयारी करेंगे मेरे बच्चे। नहीं बेटा, वैसे तो माशाल्लाह आप लोग सियाने बच्चे हो, आपको इतना तो पता है कि हमारा जो बीलॉ का पेपर है ये 100 नंबर का पेपर है। इस 100 नंबर के पेपर में से जो 100 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, इसमें से मेरे बच्चे हमारे 15 नंबर के 15 मार्क्स के एमसीक्यूज है। ये नहीं कि 15 एमसीक्यूज होंगे, बल्कि 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। हो सकता है वो 10 हो सकता है 12 हो सकता है वो 15 ही। और बाकी का जो 85 मार्क्स का पेपर होगा वो मेरे बच्चे हमारा क्या है, वो सब्जेक्टिव है। और जब सब्जेक्टिव होगा तो आई कैप ने उसको भी मजीद कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आई कैप ने कह दिया कि इसमें से अराउंड कोई 35 तक, अराउंड कोई 35 तक जो पेपर होगा वो नॉलेज बेस है। नॉलेज बेस का पता होता है ना क्या होता है, मतलब रटा बेस। यानी कि जो चीज आपने जिस तरह पढ़ी होगी हम उसी तरह पूछ लेंगे आपसे, कोई आपको तंग नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जो बाकी का हिस्सा होगा, बाकी कितना रह गया, 50, अराउंड 50 मार्क्स का पेपर आपका एप्लीकेशन बेस्ड होगा। अब अगली बात आती है कि अक्सर लोग, आपको पता है कि हम यहीं से हम जो टीचर लोग हैं कमाते हैं सारे का सारा एप्लीकेशन बेस्ड। हम आपको डराते हैं, आपके दिल में खौफ पैदा करते हैं कि मेरे बच्चे जो एप्लीकेशन है ना, ये बड़ी कोई साइंस होती है। ये आप लोगों को उस वक्त तक पल्ले नहीं पड़ेगी जब तक आप हमारे पास आगे हमारा सही तरीके से लेक्चर अटेंड ना करो, सही से प्रयोग ना करो। तो उस वक्त तक शायद आप लोग इस पे ग्रिप नहीं कर सकेंगे एप्लीकेशन के ऊपर। मेरे बच्चे सब बकवास है माजरत के साथ। जिस बंदे का नॉलेज बेस सही होगा वो पक्की बात है एप्लीकेशन भी सही कर लेगा। बस अपने नॉलेज को सही रखिएगा, आपको आती हो कोई चीज वो देखो। जो नॉलेज बेस पे क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया, आपको कहीं घुमाया फिराया नहीं। और जो एप्लीकेशन क्या है वही एरिया पूछेगा पेपर। अब देखो आप लोगों की औकात ही क्या है कि खुदा न खासा आप लोगों से किताब से बाहर कुछ पूछ लिया जाए और आप किताब से बाहर आंसर कर रहे होंगे। वाह, लेवल नहीं हो गया है। यानी कि ये पीआरसी के मासूम से बच्चे, इनको इस लेवल का क्वेश्चन बना के दे रहे हैं कि इनको इनको बाहर से कुछ पूछा जा रहा है। नहीं नहीं मेरे बच्चे, पूछा किताब से ही जाएगा, पूछा किताब से ही जाएगा, बस उसका क्वेश्चन करने का थोड़ा सा अंदाज बदल जाएगा। हमें लग रहा होता कि पता नहीं अब ये उसने क्या पूछ लिया, भाई कुछ नहीं पूछा, तेरी किताब से पूछा है, बस उसने पूछने का अंदाज थोड़ा सा बदल गया। जिस बंदे का नॉलेज बेस सही होगा, पक्की बात है मेरे बच्चे, एप्लीकेशन उसकी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। और जो कोई बंदा सिर्फ एप्लीकेशन में ध्यान रख के बैठा होगा ना मेरे बच्चे, तो अल्लाह ही हाफिज है उसका। वो ये ना समझे कि वो आप पेपर पास कर लेगा। सारे का सारा हमारी प्रैक्टिस ही एक चीज पे है कि केस स्टडी आएगी, केस स्टडी, केस स्टडी। और भाई आप लोगों की केस स्टडी नहीं होती मेरे बच्चे, केस स्टडी ये नहीं होती जो आप लोगों को दी जाती है। माजरत के साथ आप लोग कहेंगे नहीं नहीं सर आप तो उस्ताद हो ना, आप लोगों को क्या पता है कि वाकई केस स्टडी होती है। सर वो 6-7 लाइनों का सवाल होता है। बेटा केस स्टडी 2-2, 3-3, 4-4, 7-7 सफों की होती है। जब एसीसी का पेपर देखो उसमें केस स्टडीज आती है तो केस स्टडी का आपको पता चलेगा क्या होती है। और केस स्टडी की और दूसरी बात बताएं, केस स्टडी का आंसर भी केस स्टडी के अंदर ही होता है। तो इसका मतलब ये केस स्टडी नहीं होती, ये केस स्टडी नहीं होती। ये आपसे जस्ट नॉलेज ही पूछा जा रहा होता है, जस्ट पूछने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है। याद रखोगे इस बात को, खौफजदा तो नहीं होंगे इस बात बात को लेकर। और वैसे भी अभी खौफजदा होने का तो टाइम है भी नहीं, जितना का आपने खौफजदा होना था वो होकर ही यहाँ पे आए हो। तो आपका 100 नंबर का पेपर बी लॉ का, उसमें से 15 नंबर के एमसीक्यूज और 85 मार्क्स का, ये पता चल गया आपको थोड़ा सा। और पेपर आपका इंशाल्लाह 5 मार्च को है, याद रखोगे ना, क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं होता हमारा पेपर किस दिन है। हो सकता है वो 6 मार्च को जा रहे हो, तो याद रखिएगा आपको 5 मार्च को सुबह 9 बजे पेपर हो। ऐसे ही। और दूसरा मेरे बच्चे याद रखिएगा कि जब 5 मार्च को आपका पेपर शुरू हो रहा होगा सुबह 9 बजे इंशाल्लाह, उसके बाद 15 मिनट आपको दिए जाएंगे रीडिंग टाइम। जैसे मान लो कि अभी 9 बजे है, अज्यूम कर लो हमने तो ये क्लास को 10-15 मिनट लेट शुरू की, आपको एंड 9 बजे आपको वहां पे क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको एकदम से हाथ पाँव नहीं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर आने के बाद उसके बाद शुरू कर देते हैं। वो शुरू करने के बाद फिर उसको पकड़ते हैं, फिर एक फूक मार के फिर उसको पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे बच्चे फूकें बज गई जितनी बजनी थी। अब आप इसको करो, जैसे ही वो पेपर आपके हाथ में आए उसको पढ़ना शुरू करो, उसको पढ़ना शुरू करो। और पढ़ना कौन सा एरिया करना है, वो कहता है सबसे एंड से शुरू करना, 100 के सवाल होते हैं। बेटा ये पूरा पेपर तूने करके निकलना है, पेपर में 3 घंटे आपको ये पूरा पेपर करके निकलोगे, 100 के औके जो भी हो सारे करते हैं। अब आपने करना क्या है, जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो आपके एमसीक्यूज का है। अगर कोई उसने तरतीब चेंज कर दी तो फिर तरतीब उस लिहाज से कर लीजिएगा। सर ने कहा था पहला ही एमसीक्यूज है तो पहले ही होगा, हो सकता है कोई और हो, लेकिन पहला जो क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज का होगा। आपने उन 15 मिनट के अंदर सारे का सारा फोकस उस एमसीक्यूज के ऊपर रखना। और ये नहीं कि आप उनको सॉल्व, देखो आंसर शीट तो है नहीं, दे भी दी आप भैया, उसको 15 मिनट के बाद आपने सॉल्व करना शुरू करना है। आप उस 15 मिनट के अंदर सारे एमसीक्यूज को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। और उनका जो सही आंसर होगा ना, उस सही आंसर के ऊपर जो भी आपके पास कोई पेन पेंसिल होगी उससे एक छोटा सा कोई ऐसा मार्क लगाइएगा जो सिर्फ आप पढ़ सके, आपके आजू बाजू के बच्चे ना पढ़ सके। क्योंकि एग्जामिनर वहां पे फिर रहा होगा इन्विजिलेटर, ये ना हो कि वो भी पढ़ ले।
फिर आपके लिए दिक्कत होगी। बस आपने क्या करना है, एहतियात ही होती है वहां पे। वैसे ही हम बड़े खौफ से बैठे होते हैं मेरे बच्चे, क्या मजाल हमारी है। देखो हर जगह पे नकल होती है, सीए के पेपर में नकल नहीं लोग करते, बड़े बहादुर होते हैं। हम कुछ लोगों के ना स्पेशल दर्शन करने के लिए गए थे, वो नकल में पकड़े गए। हम लोग उनको देखने गए थे, कितने दलेर बच्चे सीए में नकल कर रहे थे भाई। हैं, हम सिर्फ दीदार करने के लिए गए थे उनका। तो ये आम बच्चा नहीं होता कोई इस तरह का नकल कर भी ले, तो इसलिए मेरे बच्चे नकल शक्ल का तो वहां पे कोई तुक ही नहीं। आपने क्या करना है, उस 15 मिनट के अंदर सही से अच्छे तरीके से सुकून से, आपका पूरा पेपर पढ़ना मकसद ही नहीं, और ना ही पढ़ा जाता है मेरे बच्चे। हम कहेंगे 15 मिनट में तूने सिर्फ सवाल पढ़ने हैं, बेटा 15 मिनट में इतना वो 4-5 सफ़े कैसे पढ़ लोगे आप लोग हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ एमसीक्यूज को करना है। और दूसरा, जब आपको आंसर शीट मिल जाए, आप अगर तो एमसीक्यूज को देख लिया और आपको तसल्ली है कि एमसीक्यूज आसान थे और मैंने मोस्टली सही टिक कर लिए, अब आपने क्या करना है, उनको पेपर पे उतारना शुरू कर देना। जब पेपर पे उतारना है, दोबारा से एमसीक्यूज पढ़ना है, क्योंकि उस वक्त हो सकता है कि देखो हमारे आसान खता हुए होते हैं। जब पेपर शुरू होता है ना, उस वक्त ये ना सोचना कि हम लोग भी कभी ये पेपर हमने दिए ही नहीं हुए, हमें पता ही नहीं। मैं हमेशा बच्चों को बता रहा हूँ, तो यकीन कर लो, पहले 15-20 मिनट तक ऐसा अंधेरा आंखों के सामने छाता था, हमें पता ही नहीं होता था कि पेपर आ भी गया हमारे सामने। तो हम आपको अपने से जुदा कैसे समझ लें, हैं? आप भी तो हमारे जैसे ही होंगे, आप लोग भी खौफजदा होंगे। वो डर आपको कुछ देर तक तो पेपर दिखने नहीं देगा। तो कोई मसला नहीं मेरे बच्चे, आप सुकून से पहले अपने पेपर को पढ़िएगा, और उसके बाद आप जब पेपर को दोबारा एमसीक्यूज को पेपर पे उतारोगे आंसर शीट के ऊपर, तो आपने क्या करना है, उसको क्वेश्चन को दोबारा पूरा पढ़ना है। क्योंकि वहां पे ये इस तरह के ये जो एक एक दो दो नंबर होते हैं ना, ये फ्री के समझ लो नंबर है, 4 ऑप्शन ही है ना, उन्हीं से टिक करना है कोई आपने। तो थोड़ा सा दोबारा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक लफ्ज से जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ चीजें, तो एक लफ्ज से पूरे का पूरा मेरे बच्चे, वही एक नुक्ते ने क्या महरम से मुजरम बना दिया, वहां पे मेरे बच्चे महरम से मुजरम बन जाएंगे यहाँ पे एक छोटी सी गलती से। इतनी सी बात याद रखोगे। और यहाँ पे हमारी जो रिवीजन का मकसद है मेरे बच्चे, क्योंकि बच्चे मोस्टली आपको पता है कि 4-5 दिन के अंदर, इन दिनों के अंदर जाके पूरा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के एक से ज्यादा पेपर्स होते हैं, वो बाकी पेपर्स पे फोकस कर रहे होते हैं। तो बस इन दिनों में जाके रिवीजन रखने का ये मकसद होता है। हालांकि है तो ड्रामेबाजी, लेकिन क्या करें मेरे बच्चे, पूरे मार्केट के अंदर ये ड्रामेबाजी चल रही होती है, तो हमने कहा कि हम भी शुरू करते हैं। अगरचे बच्चों का फायदा है नो डाउट, तो हमने कहा कि हम भी आप लोगों को थोड़ा सा फायदा देने की कोशिश कर लें। तो इनमें क्या होगा, ये जो 4 घंटे की क्लास होगी तकरीबन, उसमें भी कोई ब्रेक्स वगैरह कर आगे, तो शायद हम उससे भी कम कर देंगे अगले दिनों में। 5 दिन रखे हुए, हो सकता है 4 दिन में सिलेबस खत्म कर दें। तो मकसद क्या होगा, इसका रिवीजन, और बड़ी अच्छी रिवीजन। और मैं यहाँ पे जो स्पेशल कोई अलग से नोट्स बना के नहीं लेकर आता इस रिवीजन के अंदर, हमारी कोशिश होती है पूरी की पूरी किताब, जो रेगुलर नोट्स होते हैं, पूरी किताब एक एक लफ्ज वो साथ है, लेकिन रीड में सारे नहीं करूंगा। वो देखूंगा कि जहां पे जो चीज आपको कोई दिक्कत पैदा कर सकती है, वो हम रीड भी करेंगे साथ। और हो सकता है कोई पॉइंट आपका हो कि सर नहीं नहीं, इस पैराग्राफ को ना आप रीड कर दें, तो वो सारा कुछ आपके सामने होगा। ये नहीं है कि जस्ट मैं कोई समरी बना के आपके सामने ले आए ताकि हम 4-5 दिन के अंदर खत्म कर दें। मकसद मेरे बच्चे, यहाँ पे आपको 4-5 दिन बैठ के आपका टाइम जाया करना नहीं, मकसद क्या है, अपने पेपर को तैयार करना। तो अगर तैयारी होगी तो ये 4-5 दिन में समझो कि आपको सफलता मिल गई। अगर तैयारी ना हुई तो मेरे बच्चे उस तरह, तो फिर तो हमने जाया ही किए। ये ना हो कि कल आप समझ लें कि सर ने कहा था टाइम जाया ही कर रहे हो, तो कल आई नहीं। नहीं मेरे बच्चे, आ जाना, इतना जाया नहीं होकर है। ले बेटा, चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह हम आखिर पे करेंगे। हम चैप्टर नंबर 2 से शुरू करते हैं, जो जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मामला से। और चैप्टर नंबर, ये जो 2 है, जो पहला हमारा चैप्टर है, जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेस है। देखिए चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पोर्शन होगा, डेफिनेटली इसमें तकरीबन अराउंड कोई 50 मार्क्स है। चैप्टर 2 से लेके 10 तक तकरीबन 50 नंबर है। और ये सारे का सारा बेस करेगा चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, यानी कि बेसिक तो यहीं पे पढ़नी है ना आपने, आगे जाके तो इसको आगे एडवांस होता जाएगा ये। इसलिए चैप्टर नंबर 2 के ऊपर थोड़ा सा हम ज्यादा टाइम लगाएंगे, ताकि अगर ये हमारे, अगर कोई थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट में कोई कमी पेशी हुई भी, तो वो थोड़ा मजीद पक्की हो जाए। और आगे तो इंशाल्लाह फिर देखिएगा कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो आधे आधे 15-15, 20-20 मिनट में होते जाएंगे, क्योंकि है तो जो भी हो ये रिवीजन है। लेकिन रिवीजन में कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो हम कोई मिस कर दें, हर टॉपिक की डिस्कशन होगी। हाँ, मैं रीड नहीं करूंगा उसको, डिस्कस तो सारे कुछ करेंगे। क्योंकि रीड तो मेरा ख्याल है आप लोगों के पास, कुछ लोगों के पास औखी किताबें होंगी, कुछ लोगों के पास, बेटा आपके पास किताब ही नहीं। अच्छा, ये कुछ लोगों के पास सौखी किताबें हैं, कुछ लोगों के पास औखी किताबें हैं। तो हम मेरे बच्चे औखी किताब के लिहाज से पढ़ रहे होते हैं। पता ना औखी किताब और सौखी किताब कौन सी होती है? हाँ, आई कैप की औखी किताब है, ये हमारे टीचर बताते हैं। और उनकी बनाई हुई किताब सौखी है, ये भी हमारे टीचर ही बताते हैं। लेकिन मेरे बच्चे आई कैप जो पेपर बनाता है, वो औखी किताब से बनाता है, अपनी किताब से बनाता है। तो बेहतर यही होता है जो बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि वो अभी इन दिनों में जाके आप कहने सर हम तो सौखी किताब से पढ़ रहे थे, हैं तो हम गए। नहीं नहीं मेरे बच्चे, हजारों बच्चे उन किताबों को पढ़ के पास होते हैं। हम सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए बात कर रहे होते हैं, कि तसल्ली रहती है कि आपका कुछ एरिया छूटा है, सब कुछ कवर कर लिया आपने। वो उसमें भी सारा कवर किया, उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है किताबों को बनाने में। ले बेटा जरा देखिएगा, ये पहले एक एमी रट्टे वाली बात तो याद है ना मेरे बच्चे, ये दिन याद रख लीजिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कब एप्लीकेबल हुआ। हो सकता है एमसीक्यूज के अंदर पूछ ले कि ये 1 डे ऑफ सितंबर 1872
ये एप्लीकेबल हुआ था पूरे पाकिस्तान के अंदर। बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता, इसलिए छोटी छोटी ये रट्टे वाली चीजें भी याद रख लीजिएगा। ले मेरा हम बात करते हैं, सबसे शुरू करते हैं। लफ्ज तो आपने सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट का भी और एग्रीमेंट का भी। क्या ये दो अल्फाज कभी सुने आपने कि सर एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो मेरे बच्चे, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ये कोई पेड क्लास तो है कोई, इसलिए यहाँ पे मुझे बताओ कि हमारा एग्रीमेंट हुआ या कॉन्ट्रैक्ट है? सारा पढ़ लिया ना अब आपने। अच्छा ये बताओ, अभी हमारी ये क्लास चल रही है, मुझे बताओ ये हमारा एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये? क्यों नहीं है कॉन्ट्रैक्ट? किसको कंसिडरेशन नहीं मिल रही? तो आपको क्या मिल रहा है? सर हमें तो कोचिंग मिल रही है, लेकिन आपको तो कुछ नहीं मिल रहा। यानी कि वैसे ये तो वैसे चीजें चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब हमारा कोई आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं। मैं चाहूँ तो कल क्लास खत्म भी कर दूं, है आप ये नहीं कि आप मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करो। क्यों भैया? क्यों? हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने पूरी नहीं की। तो कॉन्ट्रैक्ट हर, देखो हमने यहाँ पे ये साबित करना है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो मेरे बच्चे अल्फाज तो हम दोनों इंटरचेंजेबली बोल दिया करते हैं, कहीं पे लफ्ज एग्रीमेंट बोल देते हैं, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा इनमें कोई गलती भी नहीं होती, आम बोलने के लिहाज से, लिखने के लिहाज से दोनों सही हैं, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इनको। जब पढ़ते हैं तो मेरे बच्चे वहां पे ज्यादा चीजें डिटेल में डिस्कस हो रही होती। इसका मतलब इन दोनों अल्फाजों में फर्क है, और वो फर्क से ही हम यहाँ पे शुरू करेंगे। मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, अगर हम शुरू करें इसको एग्रीमेंट से या कॉन्ट्रैक्ट से या कहीं से भी, अगर हम शुरू करें, अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे बच्चे को मिस्टर ए, और इस मिस्टर ए के पास एक गाड़ी है, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी मेरे पास ये गाड़ी है, ऐसा कर लो ये गाड़ी मुझसे 20 लाख रुपए में खरीद लो। मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा है कि ये गाड़ी मुझसे 20 लाख रुपए में खरीद लो। मुझे बताओ मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या कर रहा है? गुदगुदी तो नहीं ना कर रहा, क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे? ऑफर। ऑफर याद है, कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ करने से रुकने के लिए भी। देखो हम रिवीजन कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए अगली बात भी कोई पहले डिस्कस हो जाए तो उसमें कोई मजायका नहीं। तो ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकते हैं, कुछ करने से रुकने के लिए भी हो सकते हैं। मुझे बताएं यहाँ पे जो ऑफर कर रहा है कुछ करने के लिए कह रहा है या कुछ करने से रुकने के लिए? कुछ करने के लिए। उसको कह रहा है कि भैया ये गाड़ी मुझसे खरीद लो। ये तो नहीं कह रहा कि ये गाड़ी ना खरीदो, भाई गाड़ी मुझसे खरीद लो। अच्छा मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर बी ने इसकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। नहीं भैया, पेट्रोल के डलवाने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं, तो मैंने गाड़ी नहीं खरीदूंगा। तो मुझे बताएं, एक पार्टी जब ऑफर करे और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट ही ना करे, तो क्या बनेगा? प्रॉमिस। तो मुझे बताओ फिर प्रॉमिस कब बनेगी? जब एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तो क्या बनती थी? प्रॉमिस। तो मुझे बताएं यहाँ पे जब मिस्टर बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, क्या प्रॉमिस बन गई? प्रॉमिस नहीं बनी। अच्छा अज्यूम कर लो कि मिस्टर बी ने, मेरे बच्चे, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मिस्टर बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बन जाती है? प्रॉमिस। ऐसे मेरे बच्चे। और जो ऑफर करता है उसको क्या बोलते थे? ऑफर। और जिसको ऑफर की जाए उसको क्या बोलते हैं? ऑफरी बोलते हैं। लो बेटा, क्या इस प्रॉमिस को ही हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? या अभी देखो, वैसे तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको डिस्कस किया था, जब एक पार्टी ऑफर करे दूसरी एक्सेप्ट कर ले तो क्या बन जाती है? प्रॉमिस। लेकिन उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है, क्योंकि एक एक चीज करके हम थोड़ी बीच में ऐड करते हैं। वो तो चीजें ऑटोमेटिकली, बाकी दोनों चीजें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं, उसको एक एक करके ऐड नहीं करते। अब वो बाकी दोनों चीजें कौन कौन सी हैं याद करें। हमने इस प्रॉमिस को बनाना था मेरे बच्चे एग्रीमेंट, हमने इस प्रॉमिस को कहां तक लेके जाना है? एग्रीमेंट तक। अब मुझे ये बताएं कि इस प्रॉमिस में हम क्या ऐड करें कि ये एग्रीमेंट बन जाए? हम इसमें कंसीडरेशन, और कॉन्सिडरेशन ही है, कंसीडरेशन लफ्ज थोड़ा सा आसान रखो, अब आखिरी दिन है, अब तो पेपर देना जाके सारी जिंदगी कॉन्सिडरेशन ही बोलते रहोगे। तो क्या इसमें क्या ऐड करोगे? कंसीडरेशन। अब और मुझे बताओ कंसीडरेशन क्या होती है बोला? इन रिटर्न जो हमें बेनिफिट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कंसीडरेशन। यानी कि इन रिटर्न जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो क्या होगा? कंसीडरेशन। अच्छा मुझे ये बताएं, मिस्टर ए को क्या मिल रहा है यहाँ पे? 20 लाख रुपया। अच्छा मेरा ख्याल है कि सारा कुछ मैंने ही बोलना है, आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो मिस्टर ए, मुझे बताएं मिस्टर ए को यहाँ पे क्या मिल रहा है? 20 लाख। और मिस्टर बी को क्या मिलेगा? गाड़ी। क्या ये इन रिटर्न बेनिफिट है दोनों के लिए? क्या मैं ये कह दूं कि दोनों पार्टी के लिए कंसीडरेशन है? पक्की बात। लेकिन मेरे बच्चे ये तो आज की बात हो रही है ना, आज मिस्टर ए मिस्टर बी को गाड़ी देगा, मिस्टर बी उसको 20 लाख रुपया देगा। लेकिन अज्यूम कर लो, अब जरा बाकी बच्चे चुप रहिएगा, जरा थोड़े से बाकी बच्चों का इम्तिहान, बाकी बच्चे और अपने, यानी कि एक हैं अपने बच्चे, एक हैं इंतहाई अपने बच्चे। जो इंतहाई अपने बच्चे हैं ना, उधर चुप रहिएगा, अपने बच्चे जरा बोलिएगा। ले बेटा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी मुझसे ये गाड़ी खरीद लो आज से 6 महीने के बाद। मुझसे ये गाड़ी कब खरीद लो? आज से 6 महीने के बाद। उसने कहा कि ठीक होगा, मैं 6 महीने के बाद गाड़ी से उसे खरीद लूंगा, और पेमेंट भी कब करूंगा? 6 महीने के बाद। यानी कि आज मिस्टर ए ने ऑफर की मिस्टर बी को कि मुझसे ये 20 लाख रुपए में गाड़ी खरीद लो, लेकिन गाड़ी दूंगा कब? 6 महीने बाद। मिस्टर बी ने कहा कि ठीक हो गया भैया, मैं आपसे ये गाड़ी खरीद लेता हूँ, पेमेंट भी मैं कब करूंगा? 6 महीने बाद। लो भैया, अपने बच्चे मुझे बताओ,
कॉन्ट्रैक्ट, देखो इसमें कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, इन रिटर्न जो दोनों को बेनिफिट मिले। जो इन रिटर्न अगर बेनिफिट ही ना मिल रहा हो तो मेरे बच्चे एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा। मुझे ये बताएं, इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट आज बन जाएगा, ये तारीख थी 1 जनवरी 2024 को, जब ये ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही थी। इसने कहा था 6 महीने बाद मैं तुझे गाड़ी दे दूंगा, उसने कहा था 6 महीने बाद मैं तुझे 20 लाख रुपया पे कर दूंगा। मुझे भी ये, और ये इसका मतलब ये 30 जून की बात हो रही है, 30 जून 2024 की बात हो रही है। मुझे ये बताओ, कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी 2024 को बनेगा या 30 जून 2024 को बनेगा? तो यहाँ पे मिला तो दोनों को कुछ भी नहीं है। शाबाश। हमने डिस्कस क्या किया है मेरे बच्चे, देखो एक प्रॉमिस में हमने कंसिडरेशन ऐड कर दी, और कंसिडरेशन क्या है, इन रिटर्न जो दोनों को मिल रहा हो। तो मेरे बच्चे अगर देखो, मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो होते ही फ्यूचर के लिए, जहां पे दिक्कत होती है। जो फॉरेन परफॉर्म होते हैं उसमें तो रौले को नहीं होता। इन्फोर्सेबिलिटी के चक्कर कहां पे होते हैं मोस्टली, जो कॉन्ट्रैक्ट बाद में परफॉर्म होना हो। जैसे पैसे तो हमने आपसे पहले पकड़ लेते हैं, हमने पढ़ाना आपको बाद में, इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और कल अगर हम आपसे पैसे लेके आपको पढ़ाएंगे नहीं, तो डेफिनेटली आपके पास राइट है कि आप हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। तो मेरे बच्चे याद रखना, ये जो कंसिडरेशन है, ये कंसिडरेशन आज भी जो बेनिफिट मिल रहा है ये भी आपके लिए कंसिडरेशन हो सकता है बेनिफिट अभी ना मिल रहा हो, लेकिन बेनिफिट मिलने का वादा हो, वो वादा भी क्या बन जाता है, वो भी कंसिडरेशन हो। तो सम टाइम आज ही अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा लेकिन मिलने का वादा मिल रहा है, वो वादा भी आपके लिए क्या होता है, कंसिडरेशन। इसलिए ये नहीं कि सर कंसिडरेशन जाके फ्यूचर में ऐड होनी है अभी, ना ना मेरे बच्चे, आज ही मिलने का वादा तो है ना, वो वादा ही आपके लिए क्या बन जाएगा, कंसिडरेशन। इसका मतलब कुछ मिल जाना हकीकत में वो भी कंसिडरेशन होता है, कुछ मिलने का वादा वो भी कंसिडरेशन होता है। ऐसे ना, जैसे हमने एंगेजमेंट की बात की थी, भाई आज आज मंगनी होगी, कॉन्ट्रैक्ट तो आज ही हो गया ना। ये थोड़ी है कि जाके आगे जब शादी होगी तो तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये आज मुकर जाएंगे, दुख होगा कि नहीं है, केस करेंगे कि नहीं? अच्छा, नहीं करते केस? सर रिवाज नहीं है केस करने का, लेकिन बनता है, मैं बता दूं, है आप लोग वैसे ही हया करते हो, लेकिन केस हो सकता है। बहर तो बेटा मुझे ये बताएं, हमने इस एग्रीमेंट को बनाना है कॉन्ट्रैक्ट, इस एग्रीमेंट को बनाना है कॉन्ट्रैक्ट, तो इस एग्रीमेंट में भी हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। मुझे बताएं क्या ऐड करेंगे, इन्फोर्सेबिलिटी। और इन्फोर्सेबिलिटी क्या होती है बोला, कानूनी कारण। यानी कि कल अगर किसी बंदे ने अपना वादा पूरा ना किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का जो ऑप्शन है उसको क्या बोलते हैं, इन्फोर्सेबिलिटी। मुझे ये बताएं, क्या इन्फोर्सेबिलिटी हर जगह पे ऐड होती है? क्या हर जगह पे बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती है या ऐड करनी पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल। सर मोस्टली तो देखो, यहाँ पे लॉ ने ना थोड़ी सी डिस्टिंक्शन कर दी। कहता है कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड होती है, इवन देन कुछ जगहों पे आप कोशिश भी करें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं हो। वैसे तो कोशिश करने से इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन भी है जहां पे कानून खुद ब खुद इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर देता है, आपको इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करने की जरूरत नहीं होती। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा अगर देखें तो सर वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती। जस्ट एग्जांपल, जितने हमारे जो डोमेस्टिक मामला होते हैं, यानी कि ये मिस्टर ए अगर अपनी बेगम को कह रहा है कि ऐसा करें, मैं आज आपको डिनर पर लेकर जाऊंगा, लेकिन नहीं लेकर जाता, वही ऑफर हुई थी, एक्सेप्टेंस भी हुई, प्रॉमिस बनी है, लेकिन मेरे बच्चे अगर वो नहीं लेकर जाता, मुकर जाता, क्या उसकी बेगम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी? अगर वो कानूनी कार्रवाई करने चली भी जाए, वहां पे तो पुलिस वाला क्या बताएगा कि बीबी ये घरेलू मामलात हैं, घरेलू मामलात में कानूनी कार्रवाई नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हुई थी, चाहे ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, जो भी मामला थे, लेकिन यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं हुई। एक तो हमें पता चल गया जो हमारे डोमेस्टिक मामला होते हैं वहां पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती। उसकी दूसरी बात होती है सोशल। देखो आप दोस्तों से कितने वादे करते हैं, हो सकता है आज भी आपने दोस्त से किसी से वादा किया था, देखो सुबह ना हम राणा साहब की बिलो की क्लास रिवीजन पढ़ने जाएंगे, उसने कहा था डन करो, ले आप आगे वो नहीं आया। क्या आप मुझे बताओ, यहाँ से क्लास से फ्री होकर सीधे थाने जाओगे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करोगे, सर पकड़ो इसका तो बिला का पेपर फाड़े को, इसको तो पकड़ के अंदर करो। तो वहां पे थानेदार अगर पढ़ा लिखा हुआ, दुआ करना थानेदार भी पढ़ा लिखा हो, नहीं तो हो सकता है दोस्त को पकड़े हुए के ले जाए, ताकि ताकि दोनों तरफ से कुछ मिल ही जाएगा। तो मेरे बच्चे अब मुझे ये बताएं, क्या यहाँ पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है? नहीं नहीं सर, ये तो सोशल मामलात हैं, ये तो सोशल कमिटमेंट्स होती हैं। इसमें लॉ ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, जो मर्जी हो, प्रॉमिस बन जाती है, लेकिन इसमें भी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती, क्योंकि ये हमारे कौन से मामलात हैं, सोशल। इसी तरह अगर हम बात करें, कुछ हमारे मेरे बच्चे रिलीजियस कमिटमेंट्स होती है, जैसे आज आपने दोस्त को कहा कि यार देख पेपर करीब है तो नमाज पढ़ना शुरू कर दे, उसने कहा कि डन हो गया है, कल से तू भी मुझे पहली सब में देखेगा, है वो आप पहली सब में गए, वो नजर ही नहीं आ रहा, वहां पे गया ही नहीं मस्जिद में, क्या आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करोगे? है नहीं। मेरे पास इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिलीजियस कमिटमेंट्स होती हैं, आपके वादे होते हैं, ये इनमें भी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड
नहीं होती। तो इसी तरह हो सकता है कि देखे रास्ते में कोई बुजुर्ग जा रहा है और आप बाइक अकेले भगाए जा रहे हो और बुजुर्ग बेचारा बड़ी मुश्किल से चलता हुआ जा रहा है और आप उसके पास से गुजर गए, सामने से एक बंदे ने आपको रोका और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऑप्शन सोचा कि देखो बुजुर्ग को आप छोड़ा है, उसको बाइक पे बैठा के लेकर ही नहीं आए, तो मुझे बताएं क्या ये काम करना आपकी कोई लीगल जिम्मेदारी था? है ये आपकी मॉरल ड्यूटी था? अगर बैठा लेते स्वाब मिलता, अगर नहीं बैठाया तो मेरे बच्चे कोई आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई। तो कुछ हमारे मॉरल ड्यूटीज भी हैं, कुछ अखलाकी जिम्मेदारियां भी हैं। जैसे आप बस में बैठ जाते हो, आपके पास मान लो कि आप हट्टे कट्टे हो और पास कोई बुजुर्ग आके खड़ा हुआ है, भाई सीट छोड़ दो, तो अखलाकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने भी पैसे देकर बैठे हुए वहां पे, तो कानूनी तौर पे तो सीट आपकी ही है। लेकिन मेरे बच्चे अखलाकी जिम्मेदारी वहां पे क्या है कि आप छोड़ दो, लेकिन अगर नहीं पूरी की अखलाकी जिम्मेदारी, क्या आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? तो मेरे बच्चे 4 जगह ऐसी हैं जहां पे लॉ कहता है कि यहाँ पे मैंने इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं करनी। वो कौन सी है 4 जगह? जहां पे कोई डोमेस्टिक, जो घरेलू इतने सारे वादे करते हो एक दूसरे से, जो सोशल दोस्तों यारों दोस्तों से रिश्तेदारों से वादे होते हैं, जो रिलीजियस या जो हमारे मॉरल ड्यूटीज होती है, यहाँ पे लॉ कहता है कि मैंने जो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं करनी। अगर वहां पे इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं होती, इसका मतलब क्या हुआ? ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। यानी कि जो ये हमारे डोमेस्टिक, सोशल, रिलीजियस या मॉरल ड्यूटीज होती हैं या एग्रीमेंट्स होते हैं, इनमें कभी इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं हो, तो इसका मतलब ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते होंगे और इनके खिलाफ आप कभी भी, हाँ एक्सेप्शंस हैं, बना सकते हो इनको। इनको आपने अगर इन्फोर्सिबिलिटी ऐड करनी है तो फिर ऐड करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। आप बाय डिफॉल्ट नहीं होती, कानून की निगाह में वैसे नहीं होती, लेकिन अगर ऐड करना चाहो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ जगहों पे ना मेरे बच्चे, आपको इन्फोर्सेबिलिटी खुद ब खुद ऐड हो जाती है, आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जितने आपकी कमर्शियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं, वहां पे मेरे बच्चे आपको इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि लॉ क्या करता है? खुद ब खुद अज्यूम करके बैठा हुआ, अगर आपकी कमर्शियल ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे आप आपस में रिश्तेदारी क्यों ना हो, आप चाहे भाई ही क्यों ना हो, वालदेन ही क्यों ना हो, उनकी अगर कोई आपस में कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, लॉ कहता है वहां पे मैंने खुद ही पकड़ के क्या ऐड कर दी है? इन्फोर्सेबिलिटी। तो वहां पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती है, वहां पे आपको लेजर से ऐड करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं हमेशा बच्चों को बता रहा हूँ, मान लो कि आप यहाँ पे आए, आपने FAR 1 दो साहब की क्लास में एडमिशन लेना, आपने आगे एडमिशन ऑफिस को कहा कि सर मुझे FAR 1 में एडमिशन दे दो, कितनी फीस? उन्होंने कहा कि सर 15,000। आपने कहा कि नहीं नहीं सर 12,000 ले लो, डन करो। उन्होंने कहा कि ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे, उसने आपने फॉर्म फिल करके उनको दे दिया और आपने उनको पेमेंट कर दी साहब। मेरे बच्चे मुझे बताएं कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं? आपने ऑफर की थी मुझे R1 में एडमिशन दे 12,000 में, उन्होंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं? अच्छा मुझे ये बताएं, क्या यहाँ पे आपने फिर वहां पे उनको रोके कहा था सर रुको, क्योंकि मैं बी लॉ पढ़ के आया हूँ, पहले पहले सर मैंने ऑफर की है आपको R1 में एडमिशन दे दो 12,000 में, आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, सर ये हमारी प्रॉमिस बन गई, सर आप आगे चलेंगे। सर हमने इस प्रॉमिस को बनाना है एग्रीमेंट, तो सर एग्रीमेंट बनाने के लिए इसमें कंसिडरेशन, तो सर मैं आपको फीस पे कर रहा हूँ ना। उसने कहा कि हाँ सर आप मुझे R1 पढ़ा रहे हो ना, हाँ तो इसका मतलब सर हम दोनों के लिए कंसिडरेशन भी, सर मुबारक हो एग्रीमेंट बन गया। लेकिन सर हमने इस एग्रीमेंट को कहां तक लेके जाना है? कॉन्ट्रैक्ट तक। तो सर अब कॉन्ट्रैक्ट होता है इन्फोर्सेबिलिटी से, तो सर इन्फोर्सेबिलिटी हम ऐड कर लेते हैं। कल अगर मैंने आपको फीस ना दी, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट पे ना की, या आपने मुझे पढ़ाया ना, तो हम एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा डन करो, सर मुबारक हो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कैसे हुआ था? नहीं नहीं, जो बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वहां पे जस्ट ऑफर एक्सेप्टेंस हुई, बाकी चीजें तो लॉ खुद ब खुद ही ऐड कर देता है बीच के अंदर। याद रखोगे इस बात को? यानी कि बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबिलिटी कहां पे ऐड होती है? बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शन में। रिश्ते नहीं देखने वहां पे। अगर आपने दुकान बना रखी है ना, आपका भाई वहां से कोई सौदा खरीद रहा है, तो मेरे बच्चे आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर आप ये अपना कॉलेज खोल के बैठे हो और आपका भाई यहाँ पे CA पढ़ रहा है, तो मेरे बच्चे ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, अनलेस कि आपकी खुद की नीयत हो कि मैंने उससे फीस चार्ज नहीं करनी, करना चाहो तो कर लो। याद रखोगे? अब आप सोच रहे होंगे सर तो पक्की बात है फीस चार्ज करते होंगे, जालम बंदे लगने, जिस तरह की एग्जाम्पल दे रहे हैं। ले बेटा, ले बेटा, हमने डिस्कस किया, अभी शुरू किया कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही हो, शुरुआत कहां से होती है? ऑफर से। अच्छा देखो ना, जब तक ऑफर नहीं ना होगी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये याद रखिए। अगर जहां पे इवन देन ऑफर भी वैलिड ऑफर होनी चाहिए, ये ना समझना कि ऑफर बड़ी कोई माठी सी चीज है, ना ना मेरे बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ही कहां से हुई है? ऑफर से। और ऑफर भी हो और ऑफर वैलिड भी होनी चाहिए, हर ऑफर वैलिड नहीं होती। अब देखिएगा मेरे बच्चे, सबसे पहले तरह देखिएगा ऑफर होती क्या है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रुकने के लिए भी हो सकती है। कुछ करने के लिए क्या हो सकती है? मैं आपको कहता हूं कि बेटा आपके पास मोबाइल है, मुझे भेज दो। ये ऑफर कुछ करने के लिए हो रही है, कुछ करने से रुकने के लिए? कुछ करने के लिए। मैं आपको कहता हूं कि आप कहते हो सर वो ना मैं आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहता हूं। मैं कहता हूं ठीक है, मैं बिजनेस पार्टनर आपको बना लूंगा, लेकिन आपको ना ये जो पहले कारोबार कर रहे हो, ये कारोबार बंद करना पड़ेगा। मैं आपको अपने साथ बिजनेस पार्टनर बना लूंगा। मुझे बताओ, ये जो मैं ऑफर कर रहा हूँ, कुछ करने के लिए कर रहा हूँ या कुछ करने से रोकने के लिए कर रहा हूँ? मैं कुछ करने से रोकने के लिए भी कर रहा हूँ, है करना भी है, इसमें पार्टनर बना रहा हूँ, लेकिन साथ करने से रोकने के लिए भी है। तो ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से
रुकने के लिए भी हो सकती है। ये नहीं कि ऑफर हमेशा कुछ करने के लिए हो, नहीं नहीं, हो सकता है कि एक बंदा ये अभी अभी ये जो साथ वाले घर वाले हैं, ये यहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी उन्होंने, है उन्होंने क्या कर दिया, अपनी दीवार इन्होंने क्या कर दी, हमारी दीवार के ऊपर ही बनाना शुरू कर दी। कानून भी यही है, कोई मसला नहीं, कोई मोस्टली ऐसे कर लेते। आ जाए बेटा। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा कर लो, अपनी ये लहदा दीवार बना लो, और उसके लिए अगर आपको कोई लहदा से एक्सपेंस हो रहा है तो मैं इतना आपको पे कर दूंगा। ये मैं उनको कुछ करने के लिए कह रहा हूँ या कुछ करने से रुकने के लिए? ये कुछ करने से रुकने के लिए कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी बेचने जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ ये गाड़ी बेचो ना, है ये गाड़ी बेचो ना, मैं खरीद लूंगा। मैं आपको कुछ करने के लिए कह रहा हूँ या कुछ करने से रुकने के लिए? तो ये कुछ करना भी है इसमें, कुछ करने से रुकना भी है। तो ऑफर हमेशा कुछ करने के लिए भी हो सकते हैं, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है, लेकिन ऑफर का मकसद एक ही होता है, याद रखना, अगली पार्टी की कॉन्सेंट हासिल करना। या क्या पूछता है पेपर के अंदर कि ऑफर का मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑफर का कोई मकसद नहीं होता, स्वयं इस मकसद, एक ही मकसद है, वो क्या है, अगली पार्टी की रजामंदी हासिल करना। याद रखोगे इस बात को। अब वो पूछेगा एमसीक्यूज के अंदर, बताओ ऑफर का मकसद क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, ऑफर का मकसद क्या है, टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अदर पर्सन। अदर पर्सन कौन है यहाँ पे, ऑफरिंग। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी तेरे पास ये गाड़ी है, मुझे 15 लाख रुपए की भेज दे। ऑफर कर रहा है ये मिस्टर ए। मिस्टर बी ने क्या कर लिया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब कोई एक ऑफर करे, दूसरा ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, मेरे बच्चे क्या बनता है, प्रॉमिस। और प्रॉमिस में क्या ऐड करना है, कंसीडरेशन। तो क्या बनेगा, एग्रीमेंट। मुझे बताएं कंसीडरेशन यहाँ पे दोनों के लिए क्या है, मिस्टर ए के लिए गाड़ी और मिस्टर बी के लिए 15 लाख रुपए। और कंसीडरेशन में हमने क्या ऐड करना, एग्रीमेंट में क्या ऐड करना, इनफोर्सिबिलिटी। तो क्या बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अच्छा मेरे बच्चे, अब हम दोबारा से ऑफर पे आते हैं कि ऑफर क्या हो सकती है, कुछ करने के लिए भी हो सकते हैं, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था गाड़ी मुझे भेज दो 15 लाख रुपए में, कुछ करने के लिए कर रहे हैं या कुछ करने से रुकने के लिए? कुछ करने के लिए। अच्छा मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी से गाड़ी खरीद ली और उसको क्या किया, 6 महीने के बाद का चेक बना के दे दिया। उसने कहा था पेमेंट में तुझे 6 महीने बाद करूंगा, और उसने क्या किया, अज्यूम कर लो 30 जून 2024 का इसको एक चेक बना के दे दिया 15 लाख रुपए का। ये चेक मिस्टर, मान लो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बना के दे दिया। अब मेरे बच्चे जब ड्यू डेट आई तो हो सकता है कि मिस्टर ए के अकाउंट में पैसे ही ना हो। यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को फोन करके कहा कि मिस्टर बी, आप आज ये चेक लेकर जाएंगे बैंक में, तो इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो। उसने कहा कि क्यों ना करूं भाई, मुझे पैसे चाहिए, मैं आज जाके प्रेजेंट करूंगा, अपने पैसे निकलवाऊंगा वहां से। उसने कहा कि नहीं, इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो, मुझे 1 महीना मजीद दे दो, मैं आपको 15 की बजाय 16 लाख रुपया पे कर दूंगा, लेकिन अभी इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो। ये नहीं ऑफर कर रहा उसको। ये ऑफर मुझे बताओ कुछ करने के लिए कर रहा है या कुछ करने से रुकने के लिए? कुछ करने से रुकने के लिए, कि इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो। अब यहाँ पे उस, चलो वो मान गया। अब मेरे बच्चे मुझे बताएं, मिस्टर ए को क्या मिलेगा, 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा, मिस्टर बी को क्या मिलेगा, 15 की बजाय 16 लाख रुपए मिले। तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। याद रखोगे इस बात को। तो ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकते हैं, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है, लेकिन मकसद क्या होता है उस करने, जो कुछ करने के लिए किसी को क्या है वो करने पर रजामंदी शो कर दे, जो उसको रुकने के लिए क्या है उस रुकने के ऊपर रजामंदी शो कर दे। ऐसे ही ना मेरे, मैंने आपको कहा कि ये मोबाइल मुझसे खरीद लो, कुछ करने के लिए, कुछ करने से रुकने के लिए, करने के लिए मकसद क्या है, ये आप मोबाइल खरीदने के ऊपर रजामंद हो जाए। ऐसे ही ना मेरे बच्चे। मैं कहता हूँ कि बेटा देखो, सी लॉ भी किसी और कॉलेज में एडमिशन ना लेना, यहीं पे पढ़ना, वैसे एग्जाम्पल देना। अच्छा ये एग्जाम्पल होंगी सारी की सारी, ना के साथ देखा है सर डोरे डाल रहे हैं अगले, उसके लिए गोली मारो मेरे बच्चे। तो क्या होगा, मैं आपको कहता हूं कि बेटा सीला कहीं और ना पढ़ना, यहीं पे पढ़ना, हम आपको 10,000 में पढ़ा देंगे। मुझे बताओ कुछ करने के लिए ऑफर कर रहा हूँ, कुछ करने से रुकने के लिए, है दोनों चीजें हैं। यहाँ पे एडमिशन की बात हो रही है, मैं किसी और कॉलेज में एडमिशन लेने से भी रोक। तो ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकते हैं, कुछ करने से रोक। और मकसद क्या होता है, दोबारा बता दो, मकसद क्या है, अगली पार्टी की असेंट हासिल करना। तो बेटा उसके बाद जब ऑफर एक्सेप्ट हो तो क्या बनती है, प्रॉमिस। अगर ऑफर एक्सेप्ट ही ना हुई तो प्रॉमिस बनेगी, हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। प्रॉमिस बनने के लिए लाजमी तौर पे, और दूसरे नंबर पे मैंने इस बच्चे को ऑफर की, बेटा आपका नाम क्या है, अबू बकर। मैंने अबू बकर को कहा कि अबू बकर ये मोबाइल 10,000 का खरीद लो। अच्छा ये साथ कह रहा, नहीं नहीं सर जी मैं खरीदूंगा। भैया मैं तुझे बेचने नहीं चाह रहा। वो चुप करके बैठा, वो ये कह रहा मैं खरीद लेता हूं। तो मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, ये एक्सेप्टेंस वैलिड है कि नहीं, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ ये याद रखना, ये पक्का करके दिमाग में रखना। छोटे छोटे आई कैप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं इसी तरह। जिस बंदे को ऑफर की गई हो उसी ने एक्सेप्ट कर दी है। मैंने अपने एक दोस्त को लेटर लिखा कि भाई मेरे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी मुझसे खरीद लो। अच्छा वो लेटर ना उस दोस्त के भाई भाई को मिल गया। अच्छा भाई ने मुझे एक्सेप्टेंस भेज दी, ठीक हो गया, हम गाड़ी खरीद लेते हैं। तो बताओ ये एक्सेप्टेंस वैलिड है? ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं। तो जिस बंदे को, देखो अल्फाज लिखे, वेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, जिस बंदे को ऑफर कर रहे हो उसी बंदे ने एक्सेप्टेंस देनी है। अब देखो इसी पर आई कैप ने सवाल बनाया। आई कैप ने कहा कि मिस्टर ए की एक दुकान थी और मिस्टर बी इसका एक रेगुलर कस्टमर था। वो क्या करता था, हमेशा इसको एक लेटर भेज दिया करता था ऑर्डर का, और वो क्या करता था, जितना ऑर्डर आता था उतना सामान उसको डिस्पैच कर दिया करता।
और ये जो लेटर आया करता था मिस्टर बी की तरफ से वो मिस्टर ए के नाम पर आया करता था। मिस्टर ए ने क्या किया, अपनी इस दुकान को किसी मिस्टर सी को भेज दिया, किसी मिस्टर सी को सेल कर दिया। अब नया ऑनर कौन है बोला, मिस्टर सी है। अच्छा, मिस्टर ए ने उसको खत भेजा कि भाई मुझे इतना सामान भेज दो, और खत के ऊपर जो जिसका नाम लिखा हुआ था वो कौन था, मिस्टर ए ही था। अब जब उसने खत भेजा, वो एड्रेस वगैरह तो सारा यही था, लेकिन अब उसका ऑनर चेंज हो गया था। अब लेटर मिला मिस्टर सी को, और मिस्टर सी ने क्या किया, उतना सामान पैक करके उसको भेज दिया। तो मिस्टर बी ने क्या किया, उस सामान को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। अब वो कह रहा है कि भैया तूने मुझे ऑफर की थी, तुझे सामान भेज के मैंने तेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब तो तुझे पे करना पड़ेगा। तो बताएं यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं। वहां बीच में आ गया कि भैया एक्सेप्टेंस वही देता है जिसको ऑफर की जाती है। ऑफर तो की गई थी मिस्टर ए को, लेकिन वहां पे एक्सेप्ट कौन कर रहा है, मिस्टर सी, क्योंकि वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। तो याद रखोगे इस बात को कि जिसको ऑफर की जाएगी वही क्या करेगा, उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद मेरे बच्चे, प्रोमिजर एंड प्रोमिस। देखो हमारी किताब बड़ी मासूम है, और इसका राइटर तो उससे भी ज्यादा मासूम था जिसने बड़ी तसल्ली से बैठ के लिखी। उसने क्या किया, उसने कहा कि जो पार्टी ऑफर करती है, देखिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी ये गाड़ी मुझे 15 लाख रुपए में सेल कर दो। तो मिस्टर ए क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑफर कर रहा है, और मिस्टर बी, चले मिस्टर ए क्या है, ऑफरर, और मिस्टर बी क्या है, ऑफरी है मेरे बच्चे, ऑफरी है। अब हमारी किताब कहती है कि ऑफरर को आप प्रोमिजर कह दो और ऑफरी को प्रोमिजी कह। लेकिन मेरे बच्चे अब तो आप पढ़ के आगे माशाल्लाह बड़े हो गए हो, क्या ये किताब हमारी सही बोल रही है, ये किताब क्या कर रही है, ये गलत बोल रही है। बज़ाहिर देखा जाए तो किताब क्या कर रही है, ये गलत बोल रही है। भाई गलत क्यों बोल रही है सर, किताब में तो यही लिखा है, और जब अगर एमसीक्यू आ जाए तो आपने भी यही लिखना है। लेकिन मेरे बच्चे कॉन्सेप्चुअली और टेक्निकली इसने तो वाहियती की है यहाँ है, इससे तो हमारा अगले पूरे चैप्टर नंबर 5 तक तो काम चल जाएगा। चैप्टर 5 से जब चैप्टर 6 हम शुरू करेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर तो ये सारा कॉन्सेप्ट जाके पिट जाएगा है। वहां पे तो अगर हमने ऑफरर को प्रोमिजर कह दिया और ऑफरी को प्रोमिजी कह दिया, तो मेरे बच्चे आगे तो हमारे चैप्टर 6 से आगे चीजें बढ़े नहीं। अब वो कैसे नहीं बढ़ेंगी भैया मेरे बच्चे, देखो जब हम एक पार्टी ऑफर करें, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर ले, जब सादा अल्फाज में कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाए, प्रॉमिस बन जाए, सादा अल्फाज चाहे प्रॉमिस ही बन गई, एक पार्टी ने ऑफर की दूसरी एक्सेप्ट कर ली, बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है ना मेरे बच्चे हैं। अगर तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसमें कंसिडरेशन भी ऐड हुई होती है, पक्की बात है कंसिडरेशन भी होती है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई नहीं। और उसमें इन्फोर्सेबिलिटी भी लॉ ऑटोमेटिकली ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे अभी आप में से कुछ बच्चे यहाँ पे हो सकता है रिक्शे पे बैठ के आए हैं, तो रिक्शे वाले को जब कहा होगा कि मुझे सीएफई तक छोड़ा हो, तो क्या वहां पे सारी बातें डिस्कस की थी आपने, देख भैया पहले तो मुझे सीएफई तक छोड़ के मैं तुझे ऑफर कर रहा हूँ, चल तू एक्सेप्ट कर इसको, है कि मैं तुझे सीएफई, वो कहता है ठीक है मैं तुझे सीएफई तक छोड़ के आऊंगा। सर अभी देखो अभी एक चीज हुई है, अभी प्रॉमिस बनी है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें कंसिडरेशन ऐड करेंगे। वो कहता है जल्दी कर यार, मैंने कही, वो कहता है सर रुको तो सही, हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है। अच्छा आपको क्या मिलेगा, किराया, अच्छा मुझे क्या मिलेगा, राइडिंग मिलेगी। सर इसमें कंसिडरेशन भी आ गई, तो सर अभी तक हम एग्रीमेंट तक गए। और कहता है यार आगे क्या रह गया, कहता है सर अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाना है इसको। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे, तो सर इसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर दी है, और इन्फोर्सेबिलिटी क्या है, कानूनी कार्रवाई। सर अगर आप मुझे ना सीएफई तक छोड़ के आए तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, अगर मैंने पे ना किया तो आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना। तो सर अब चलो मुबारक हो, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कैसे करके आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं उसमें जो ये बाकी दोनों स्टेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है, उसको लहदा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा देखिएगा मेरे बच्चे, हम कह रहे थे हमारी किताब ने तो सिंपल सी बात कर दी कि ऑफरर को प्रोमिजर कह दो और ऑफरी को प्रोमिजी कह दो, लेकिन टेक्निकली ऐसे नहीं मेरे बच्चे। जब एक पार्टी ऑफर करे दूसरी एक्सेप्ट कर ले, जब प्रॉमिस बन जाए, दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रोमिजर भी होती हैं और प्रोमिजी भी होती हैं, दोनों पार्टी एट ए टाइम प्रोमिजर भी होंगी और प्रोमिजी भी होंगी। अब मेरे बच्चे प्रोमिजर हम किस लिहाज से होते हैं, मतलब मेरे बच्चे कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनता ही नहीं, हो ही नहीं सकता कोई कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास ले आना कि सर मैंने फलाना, आप तो कहते थे, आपने तो चैलेंज दिया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो ही नहीं सकता जब आप कॉन्ट्रैक्ट करें आपका कोई जिम्मेदारी ना, और सर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें आपका राइट भी ना। तो सर मैंने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें मेरा सिर्फ ऑब्लिगेशन ही ऑब्लिगेशन है, मेरा राइट नहीं। सर मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसमें मेरा सिर्फ राइट ही राइट है, ऑब्लिगेशन ही नहीं। तो लाले तूने कुछ गलत किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तूने, कुछ गलत किया है। तो उसको डिस्कस करेंगे तो फिर बाद में जाके पता चलेगा इसमें हुआ क्या है। फिर बच्चे कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट इसके बगैर बनता ही नहीं कि आपका राइट और ऑब्लिगेशन दोनों चीजें ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट। मैं कहता हूँ जब जाके सुबह सुबह घर वाले आपको दही लेने भेजते हैं ना, तो उस वक्त जब दही वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसी वक्त सोचा करो, मैंने इसको कहा दही दे दे, उसे कहा कि चल दफाओ, तुझे पिछले पैसे भी नहीं देता, क्या उसने तेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। चलो शुरू करते हैं, आपने उसको कहा दही दे दे, उसने क्या कर लिया, उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो भैया प्रॉमिस बन गई ना। अब आपने उसको पैसे देने हैं, उसने आपको दही देनी है, क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है, ऐसे ना मेरे बच्चे। और बिजनेस ट्रांसैक्शन उसका कारोबार है, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब दोनों पार्टीज का एक राइट भी है एक ऑब्लिगेशन भी है। आपका राइट क्या है, आपको दही मिले, आपका ऑब्लिगेशन क्या है, आपने उसको पे करना, उसका राइट क्या है। मेरे बच्चे मुझे सिर्फ कोई कॉन्ट्रैक्ट मुझे बता दो, स्वाय उसके जो आगे जाके हमने एक्सेप्शन पढ़नी है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन पढ़नी है, उसके अलावा जो मर्जी मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट रख दो, हो ही नहीं सकता कि दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलना रहा।
दोनों पार्टीज के राइट्स भी होंगे, दोनों पार्टीज के ऑब्लिगेशंस भी होंगे। जो आपका राइट होगा, राइट रिसीव करने के लिहाज से आपको कहते हैं आप प्रॉमिसी हो, और जो आपका ऑब्लिगेशन होगा, ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से आप प्रॉमिसर हो। याद रखोगे इस बात को। यानी कि किताब ने सिंपल कह दिया कि ऑफर को प्रॉमिसर, ऑफरी को प्रॉमिसी, भाई गलत है। जिस दोनों पार्टीज एट ए टाइम, जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रॉमिसर भी होती हैं, प्रॉमिसी भी होती है। प्रॉमिसर किस लिहाज से होती है? ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से। और वैसे भी जो एक पार्टी का ऑब्लिगेशन होता है, दूसरी पार्टी का क्या बन जाता है? राइट। और जो एक पार्टी का राइट हो, दूसरी पार्टी का ऑब्लिगेशन है। लेकिन ये पक्का करके दिमाग में रखिएगा कि दोनों पार्टीज एट ए टाइम क्या होंगी? प्रॉमिसर भी होंगी और प्रॉमिसी भी। प्रॉमिसर किस लिहाज से होते हैं? ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ऑब्लिगेशन होता है, उसके बगैर कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं। जैसे अभी मैं मान लो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये पेड एक्टिविटी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमने आपसे 200 रुपया लिया हुआ ये रिवीजन करवाने के लिए, मैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मेरे बच्चे मुझे बताएं, मैं प्रॉमिसर किस लिहाज से, मैंने आपको पढ़ा, मैं प्रॉमिसी किस लिहाज से, मुझे वो 200 रुपया मिलना चाहिए। आप प्रॉमिसर किस लिहाज से हो? आपको आपने वो 200 रुपया पे करना है। आप प्रॉमिसी किस लिहाज से हो? आपको कोचिंग मिलनी चाहिए। तो मेरे बच्चे कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होते ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रॉमिस बन जाती है, दोनों पार्टीज एट ए टाइम अलग अलग प्रॉमिसर भी है, और इसी तरह मिस्टर बी प्रॉमिसर भी है और प्रॉमिसी भी है। इस बात को आगे चैप्टर 6 से ऑनवर्ड उसके पढ़ने के लिए याद रखोगे कि नहीं? लेकिन यहां तक यही अगर पेपर में पूछ लेना, वहां पे ये नहीं तुम लोग तो तुम्हारे एमसीक्यू ही गलत है। और एक चीज और दिमाग में रखा करो, अगर जब कोई पेपर में एमसीक्यू आ जाए ना, उसमें कुछ ऑप्शन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ऑप्शन मिलते जुलते होते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं होते। कंसेप्टली कुछ चीजें आपको तंग कर रही होती है, जो बेस्ट ऑप्शन होता है ना, फिर आपने वो टिक करना होता है। वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है, आप अपनी तरफ से कुछ और एक और ऑप्शन क्रिएट करके उसको टिक कर दो। ऐसा ऑप्शन तो नहीं, वो 4 हैं, चारों में से कुछ ना कुछ टिक करना है। अगर वहां पे एक बच्चा कहता है सॉरी इसको क्यों किया, इसको क्यों नहीं किया, भाई ज्यादा रेलिवेंट देख लो फिर वहां पे कौन सी चीज है। पंगे ना लो उसे, आप क्या कर लो, जो ज्यादा बेहतर अच्छा लगे, ज्यादा बेहतर हो, उसको टिक कर दो। याद रखोगे इस बात को। ले बेटा, अभी हम पढ़ के हैं कि जब एक पार्टी ऑफर करे, दूसरी एक्सेप्ट करे, तो क्या बना? प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या ऐड किया था हमने? कंसीडरेशन। तो क्या बना था? एग्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड कर दे वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। और कंसीडरेशन मेरे बच्चे ये क्या हो सकती है? ये प्रॉमिस भी हो सकती है, और रियल में कुछ मिलना भी हो सकता है। क्योंकि जो फ्यूचर का, अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पे कंसीडरेशन क्या होगी? वादा है। वादे के साथ एक और वादा, समझो 2 वादे मिला के क्या बनेंगी? वहां पे एग्रीमेंट बनेंगे। ऐसे ही ना मेरे बच्चे। देखो, अगर तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे आज आपने ऑफर की, अगली पार्टी ने एक्सेप्ट कर ली, सर आप हमें सी लॉ पढ़ा दोगे, आपने ऑफर की, मैंने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ये क्या बन गया? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस में अभी हम दोनों को कुछ मिल रहा है आज के दिन के ऊपर? नहीं। हाँ, आपको पढ़ाने का वादा और मुझे कुछ उस वक्त पे करने का वादा, ये वादा ही हमारे लिए दोनों के लिए क्या होगा? कंसीडरेशन। और ये क्या बनेगा? एग्रीमेंट। क्योंकि ऊपर अल्फाज उसने क्या लिखे हुए? एवरी, क्योंकि हम अभी तक ये पढ़ते हैं कि इन रिटर्न जो बेनिफिट मिलता है वो कंसीडरेशन होती है। लेकिन सर यहाँ पे तो बेनिफिट की बात ही नहीं की उसने। क्योंकि देखो, मैंने अभी आपको बताया, जो कॉन्ट्रैक्ट फॉरन ही परफॉर्म हो जाए उसका तो रौला ही को नहीं ना। वो तो समझो क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने गए चिप्स खरीदे, उसको पे कर दिया, मामला खत्म हुआ है। दिक्कत तो तब होगी जब आप कल के लिए भी उससे कॉन्ट्रैक्ट करो कि भैया कल भी मुझे इतने चिप्स चाहिए होंगे। अब रात को आप भी सोच रहे होंगे, पता नहीं यार वो इतने चिप्स देगा कि नहीं, मैंने तो दोस्तों को दावत खिलाने का वादा कर लिया है। वो भी सोच रहा होगा कि यार वो जितने उसने मुझे ऑर्डर दे दिया, उतने पता नहीं मेरे पास आलू होंगे भी कि नहीं है। अब ये जिम्मेदारी है जो आगे जाकर अपने फ्यूचर में परफॉर्म करनी है। तो उस इस तरह की चीजों को हम कह रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो उसी वक्त परफॉर्म हो गया, रोले खत्म होंगे। कॉन्ट्रैक्ट तो वो भी होता है, लेकिन परफॉर्म उसी वक्त, जैसे परफॉर्म हो जाए वैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ऐसे ही ना मेरे बच्चे। कहते हैं कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, बात का एक वादा या बात का कई वादे कर लेते हो, तो ये वादे क्या बन जाएंगे मेरे बच्चे? ये एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन जाते हैं। कब? जब फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो। तो वहां पे आपको रियल में अभी कुछ नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट आज ही बन जाएगा मेरे बच्चे। ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट भी जाके फ्यूचर में बनेगा, नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट आज ही बन गया, तो लेकिन मिलेगा कब जाके? कुछ फ्यूचर में। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, वो जो मिलने का वादा या मिलने के वादे, वही आपके लिए क्या होगा अभी आज के दिन के ऊपर, जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने, कॉन्ट्रैक्ट तो आज बनाना है, और आज हमारे पास यहाँ पे कंसिडरेशन इन रियल कुछ नहीं मिल रहा, मिलने का वादा है। ये वादा ही हमारे लिए क्या होगा? ये कंसिडरेशन। उसके बाद मेरे बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट का तो अब हमें पता चल ही गया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कि वो एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी हो, वो क्या बन जाता है? यानी कि हर एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, वो क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट हो। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये याद रखना मेरे बच्चे, एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी, लफ्ज तो हमने लिख दिया इन्फोर्सिबिलिटी, लेकिन ये इन्फोर्सिबिलिटी इतनी आसान नहीं होती कि खुद ब खुद ऐड हो जाए। इसके लिए हमें बड़े सारे एसेंशियल्स पूरे करने पड़ते हैं, वो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। नहीं बेटा, दूसरी बात अभी हमने डिस्कस किया था कि एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी ऐड होगी तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। अब अगली बात आती है, सर इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है? भाई कानूनी कार्रवाई। अगर कोई बंदा वादा पूरा ना करे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जो ऑप्शन आपके पास होता है, उसको क्या बोलते हैं? इन्फोर्सिबिलिटी। सर ये कानूनी कार्रवाई का ऑप्शन ऐड करना पड़ता है? लॉ कहता है हाँ, अगर तो आप कोई सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस या कोई मॉरल कोई काम कर रहे हो, तो वहां पे हो सकता है आपको इन्फोर्सिबिलिटी ऐड करनी पड़े।
लेकिन इन जगहों पे इनके अलावा कोई बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो, लॉ कहता है मैं खुद ही ऐड कर देता हूँ, ऐसे ना मेरे। अब देखो वो पूछेगा पेपर के अंदर, वो सिचुएशन बताएं जहां पे इन्फोर्सिबिलिटी लॉ ने पहले से ज्यूम किया हो या बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हो जाती है, और वो कौन सी सिचुएशन है, बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजेक्शन। और वो कौन सी सिचुएशन है जहां पे इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं होती, सोशल, डोमेस्टिक, सोशल, मॉरल, रिलीजियस, और साथ क्या कर लो, डोमेस्टिक कर लो। भैया ये चार जगह हैं जहां पे इन्फोर्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं होती। और कहां पे ऐड हो जाती है, जो हमारे बिजनेस रिलेशनशिप हो या कमर्शियल या बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं, वहां पे इन्फोर्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाती है। और ये लाइन भी पहले भी याद रखिएगा कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्योंकि देखो ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट, तो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट जाने के लिए अभी इसमें क्या हजम करना पड़ेगा, क्या खाना पड़ेगा, अभी इसको इन्फोर्सिबिलिटी खानी पड़ेगी, तब जाके एग्रीमेंट किसके बराबर होगा, कॉन्ट्रैक्ट के बराबर होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो पहले यहाँ पे बैठा हुआ ना, वो तो खा पी के बैठा हुआ। तो पक्की बात है हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ले बेटा, जो वादे हैं ये वादे एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। अब एक्सप्रेस का तो मेरे बच्चे देखिएगा, एक्सप्रेस होता है जो उसकी बयान कर दी जाए। और बयान कैसे की जा सकती है, अल्फाजों में भी की जा सकती है और लिखकर भी की जा सकती है, यानी कि बोलकर भी, अल्फाज तो दोनों में होते हैं, खैर ये अल्फाज मुनासिब भी, बोलकर भी की जा सकती है और लिखकर भी की जा सकती है। यानी कि जो चीज अल्फाजों में बयान की जा रही हो वो क्या है, एक्सप्रेस है। अल्फाज कैसे हो सकते हैं, बोले हुए भी हो सकते हैं और लिखे हुए भी हो सकते हैं। तो जो तो ऑफर एक्सेप्टेंस बोल लिखकर हो रही हो, तो समझ वो कौन सी, देखो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोलकर ऑफर की कि भैया ये गाड़ी आप मुझे भेज दो, मिस्टर बी ने क्या किया, उसको लिखकर एक्सेप्ट कर लिया, ये कौन सी प्रॉमिस बनेगी, एक्सप्रेस प्रॉमिस बनेगी, जिसमें बोलकर या लिखकर ऑफर एक्सेप्ट हो। ये नहीं कि दोनों तरफ से बोलकर ही हो, नहीं, एक बंदे ने लिखकर ऑफर की, दूसरे ने बोलकर उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक ने बोलकर ऑफर की, अगले ने लिखकर उसको एक्सेप्ट कर लिया, दोनों ऐसे हो सकते हैं। तो इसको इससे, इस ऑफर और एक्सेप्टेंस से जो प्रॉमिस बनेगी, जो बोलकर या लिखकर हो रही हो, इसको कौन सी प्रॉमिस बोलेंगे, एक्सप्रेस प्रॉमिस। लेकिन मेरे बच्चे प्रॉमिस इंप्लॉयड भी हो सकती है, लेकिन इंप्लॉयड बड़ी अजीब सी बात है, एक ऐसी ऑफर जो बोलकर हुई ना हो, जो बोलकर ना हुई हो और ना ही लिखकर हुई हो, और ऐसी एक्सेप्टेंस जो ना बोलकर हुई ना लिखकर हुई, ऐसी मेरे बच्चे जो प्रॉमिस बनेगी उसको क्या बोलेंगे, इंप्लॉयड। इंप्लॉयड का मतलब होता है जो हुई ना हुई चीज, जो चीज एक्चुअली हुई ना हुई हो, हम समझेंगे हो गई है। ये समझने पर सारा डिपेंड कर होता है कि हमने समझ लिया कि ये हो गया है, अगरचे हुआ नहीं होता, ना बोलकर लिखकर नहीं हुआ होता, लेकिन हम समझते हैं कि ये हो गया। अब सर ये कैसे हो सकता है कि कहीं पे बगैर बोले हुए ऑफर हो रही हो और बगैर बोले हुए एक्सेप्टेंस हो रही हो, या बगैर बोले लिखे हुए ऑफर हो रही हो और बगैर बोले लिखे हुए एक्सेप्टेंस हो रही हो, सर ये कैसे पॉसिबल है। तो मेरे बच्चे अज्यूम कर लो कि आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हो और बस स्टॉप पे वहां पे आके एक बस रुकी, उसने दरवाजा खोल दिया है, उस बस का रुक कर दरवाजा खोल देना, वो क्या है, ऑफर है, क्या है सर बैठ जाए यहाँ पे। अच्छा हो सकता है बस रुक गई हो, कहीं हम यहीं पे रोक देते हैं, बस का रुकना ऑफर है, नहीं नहीं, हो सकता है दरवाजा खोले ही ना, इसका मतलब उसमें आपको पहले ही रास्ट्रीट लगा हुआ है, बस का तो वो दरवाजा खोल दे ही नहीं, इसका मतलब ऑफर कर ही नहीं रहा आप, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है कि वहां पे रुक रहा है एकदम, ताकि वो जो भी उसका रूट है उसको फॉलो करता रहे। वैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका मतलब उसका रुक कर दरवाजा खोलना ऑफर है। लेकिन अगर उसका दरवाजा वैसे ही टूटा हुआ हो और रुक गई हो, ये ऑफर ही ऑफर है, ऐसे ना मेरे बच्चे ये ना कहें कि सर इसका दरवाजा खोला ही नहीं और बाद में पता चले उसका दरवाजा है ही नहीं। खैर, तो उस गाड़ी का दरवाजा दरवाजा रुकना और दरवाजा खोलना ऑफर, और इस इन इन सवारियों का वहां पे सवार हो जाना क्या है, एक्सेप्टेंस। तो ये क्या बन गई, प्रॉमिस। मुझे बताओ क्या पे करेंगे कि नहीं, ये तो नहीं कहेंगे लाकू वो खुद ही आगे रुका था, है पक्की बात है भाई, ये वो खुद ही रुका था, तो बैठा भी तो खुद ही था ना, है। तो ये प्रॉमिस तो बन गई है। ऐसे तो देखो आप पैदल चल रहे हो, साथ आके रिक्शा रुक जाते, तो आप उसमें बैठ जाते हैं, क्या अल्लाह से बैठाया उसने आप, नेकियां कमाने का उसका इरादा है भाई, उसका ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो कारोबार है उसका रिक्शा चलाना। अब आप क्या करोगे, उसको बदले में पे करोगे, तो उसका रुकना आपके पास ऑफर है, सर बैठ जाओ, और आप चुप करके उसमें बैठ जाते हो, तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस। तो ऐसे भी हो सकता है, या अज्यूम कर लो कि जिस तरह होता है ना कि एक शू शाइनर है, आप किसी स्टेशन में बैठे हो, अखबार पढ़ रहे हो, और वहां पे एक शू शाइनर आके सामने रुक गया, आपने देखा, आपने क्या किया, जूते उतार के उसके सामने कर दिए, तो उसका वो सामने रुकना ऑफर है कि सर जूते पॉलिश करवा लो, और आपका जूते उतार के उसके सामने कर देना क्या है, एक्सेप्टेंस है। इसी तरह जब रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे हम आ जा रहे होते हैं, तो हम अक्सर अपना इससे रिक्शे से सामान उतारते हैं, तो जब तक हम उसको पे कर रहे होते हैं, कोई ना कोई बंदा हमारा सामान उठा के खड़ा होता है, उसको कुली कहते हैं। अब उसका सामान पकड़ लेना ऑफर है कि सर जहां तक लेके जाना चाहते हो मैं ले जाता हूँ, आपका उसके साथ चल पड़ना क्या है, एक्सेप्टेंस है। और जब आप होटल में खाना खा रहे होते हो, वहां पे क्या होता है, एक बंदा आता है आगे दो चार नान रख के चला जाता है, आप बड़े खुश होते हो भाई ये तो फ्री में नान खिला रहे हैं, भाई उसका नान रखना ऑफर है। फिर आप कहते हो नहीं नहीं ले जाओ ले जाओ ले जाओ भैया, आपके पास उतने पैसे थे ही नहीं, अब आप क्या करो, ले जाओ, तो आपने उसको मना कर दिया, वो लेकर चला गया। लेकिन अगर आपने उसको मना ना किया, तो उसका नान रखना ऑफर है, और आपका उसका इनकार ना करना क्या है, एक्सेप्टेंस है। अब चाहे खाओ चाहे इसको पैक करा के लेकर, अब आप उसको पे करना पड़ेगा,
ऐसे ही ना। हाँ, बोतल बास्केट होती है, आप कहते हो मैंने खोली नहीं, ये ले जाओ, ऐसे होते हैं ना कि बास्केट पानी की बोतल है। आप कहते हो देखो मैंने हाथ नहीं लगाया इसको यार, इसको ले जाओ, वो चाहे तो वो कह सकता है नहीं नहीं सर आप ये वापस नहीं होंगे, लेकिन बास्केट वो अच्छे होते हैं, वो कहता है कोई मसला नहीं सर। लेकिन देखना उसने जब वो बोतल रख दी थी, उसका रखना बोतल ऑफर था, और आपका उसको इनकार ना करना क्या था, एक्सेप्टेंस था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। लेकिन वो उनका बड़ापन होता है, आपकी शक्ल देखते हुए वो क्या कर लेते हैं, बोतल उठा के ले जाते हैं। जैसे अगर चाहे तो वो बोतल वहां पे रख के भी जा सकते हैं कि पे करो उसका, ऐसे होता है कि नहीं है? चले, तो इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लॉयड प्रॉमिस। ऐसी प्रॉमिस जब अच्छा, ये भी हो सकता है एक तरफ से बोलकर ऑफर हुई हो और बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस हुई हो। मैंने दो साहब को कहा कि दो साहब ये गाड़ी ना मुझे 20 लाख रुपए की भेज दो, दो साहब ने क्या किया, अगले दिन वो गाड़ी मेरे घर पर भिजवा दी। उन्होंने बोलकर या लिखकर कोई हाँ ना नहीं की, लेकिन अगले दिन गाड़ी मेरे घर भिजवा दी उन्होंने। मुझे ये बताओ, ये ऑफर बोलकर हुई थी, एक्सेप्टेंस कैसे हुई है? हाँ, अब ये बताओ ये प्रॉमिस कैसी बनेगी? क्या इसको इम्प्लाइड बोल दें या एक्सप्रेस बोल दें? सर इसमें मिक्सी है, ये पक्का रहा करो अपनी चीजों के ऊपर, कॉन्सेप्ट वही है जो होता है। सर इसमें बोलकर ऑफर हुई है और बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस हुई है। तो जो प्योर बाय कंडक्ट ऑफर हुई हो और बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस हुई हो वो इम्प्लाइड। और जिसमें अगर वैसे देखा जाए तो शायद हम इसको एक्सप्रेस में रखते तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन भारत मैं वैसे ही आपको क्लियर किया है, तो याद रखना ये दोनों अलग अलग हैं। फिर यहाँ पे एक्सप्रेस ऑफर हुई है और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हुई, याद रखोगे इसको। लिमिट ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। अगर हम बात करें सबसे पहले प्रपोजल, उसने दोबारा बता रहा है यहाँ पे कि प्रपोजल क्या होती है, हमें पता है कुछ करने के लिए भी हो सकते हैं कुछ करने से, लेकिन मकसद क्या होता है, अगली पार्टी की असेंट हासिल करना। तो बेटा जरा देखिएगा, एसेंशियल देखिएगा, ये एडिशनल पॉइंट्स मेरे बच्चे एसेंशियल्स हैं। किस चीज के एसेंशियल्स हैं? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। इसको याद रखिएगा, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर हमारे पास पेपर के अंदर मोस्टली ये एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर के नाम से है कि कोई भी ऑफर कब वैलिड होगी। हर ऑफर वैलिड नहीं होती, ऑफर को वैलिड होने के लिए उसके कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी है। अब वो रिक्वायरमेंट्स कौन है? सबसे पहले दो बंदे। बेटा ऑफर के लिए लाजमी तौर पे दो बंदे होने चाहिए, कभी कोई बंदा अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता, इसलिए ऑफर के लिए लाजमी तौर पे एक आप और एक कोई दूसरा बंदा होना चाहिए जिसको आप ऑफर कर रहे हो, तो दो बंदों का होना जरूरी है, क्योंकि ऑफरर ऑफरी होंगे तो ऑफर होगी ना मेरे बच्चे। ऑफरर ही ऑफरी नहीं हो सकता, ऑफरर लैदा होगा और ऑफरी कोई लैदा बंदा होगा, क्योंकि इन्होंने ही क्या बनना है, जैसे किताब ने पीछे बताया प्रॉमिजर और प्रॉमिजी, कोई एक बंदा खुद ही प्रॉमिजर हो खुद ही प्रॉमिजी, कोई और कोई हो ही ना, ऐसा नहीं पॉसिबल होता। जी बेटा, उसके बाद ऑफर सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए, और मैंने बार बार बच्चों को बता रहा हूँ ये आई कैप का सबसे पसंदीदा एरिया है। ऑफर सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए। कब ऑफर सर्टेन और डेफिनेट होगी? जब आप ऑफर करें और ऑफरी को समझ आ जाए, ऑफरी को सोचना ना पड़े कि समझ लो आपकी ऑफर क्या है, सर्टेन और डेफिनेट है, यानी कि ऑफर ऑफर करे और ऑफरी को समझ आ जाए तो ऑफर क्या होगी, सर्टेन और डेफिनेट। लेकिन ऑफर ने ऑफर की हो और ऑफरी को सोचना पड़े कि ऑफरी जो ऑफरर है वो क्या ऑफर कर रहा है। दोबारा देखो, ऑफरर ऑफर करे और ऑफरी को सोचना ना पड़े तो ऑफर सर्टेन और डेफिनेट है। अगर ऑफरर ने ऑफर की हो और ऑफरी को सोचना पड़े तो ऑफर आपकी सर्टेन और डेफिनेट नहीं है। अब जैसे आई कैप ने सवाल किया लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, उसने कहा कि देखें मिस्टर ए उसकी ऑयल्स की दुकान है, वो डिफरेंट ऑयल्स पे डील करता है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी मुझे 2 लीटर ऑयल दे दो। अब मेरे बच्चे उसकी ये ऑफर सर्टेन और डेफिनेट है कि नहीं? देखो वो ऑयल्स में डील कर रहा है, उसके पास कई तरह के ऑयल हैं, आपका ये कहना कि मुझे 2 लीटर ऑयल दे दो, अब ये तो नहीं पता कि आप कौन सा ऑयल मांग रहे हो, इसका मतलब आपकी ऑफर सर्टेन और डेफिनेट नहीं है। अब देखो यहाँ पे सारा रौला सिर्फ इस छोटे से एस का। अगर खाली वो ऑयल में डील करता हो, मान लो कि वो सिर्फ सरसों का ऑयल में डील करता है, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मुझे 2 लीटर ऑयल दे दो, ये ऑफर सर्टेन और डेफिनेट होगी। ये सर्टेन और डेफिनेट ही, क्योंकि उसके पास ऑयल ही है। अगर एक बंदा कई तरह की दालें सब्जियां बेच रहा है, अगर आप उसको जाके कहो कि मुझे ये फलानी ना बोलो, मुझे 1 किलो दाल दे दो, मुझे 1 किलो सब्जी दे दो, भाई उसको कैसे पता चलेगा? लेकिन अगर वो खाली बेच ही बताऊं रहा है, बेंगन रहा है, तो फिर तो मेरे बच्चे जाके आप उसको कह दो कि 1 किलो दे दो, पक्की बात है ये क्या है, सर्टेन और डेफिनेट है। अब वो कहता है कि मान लो मैंने आपको ऑफर की कि मेरे गोदाम में जितना सामान पड़ा हुआ है वो सारा मुझसे 2 लाख रुपए का खरीद लो, ये ऑफर सर्टेन डेफिनेट है? ये सर्टेन डेफिनेट है, क्योंकि गोदाम का सारा सामान बेच रहा हूं मैं, कौन सा कोई लदा लदा करके बेच रहा हूँ, ये सर्टेन डेफिनेट ही कंसीडर हो। तो ये थोड़ा थोड़ा ना चीजें सोचनी है आप लोगों ने, और ये सारी जो सोच पैदा होती है, और इसको जब हम रिजॉल्व करते हैं वो कहां से करते हैं, पास्ट पेपर से। तो पास्ट पेपर मेरे बच्चे अभी भी काफी दिन पढ़े, तो कोशिश करके ना हिम्मत करके, जैसे आज हमने यहाँ पे पढ़ लिया, बेहतर तो यही होगा जब हम यहाँ पे पढ़ लेंगे तो घर जाके उसके पास्ट पेपर कर लो। तो एक हमने यहाँ पे सुन भी लेंगे सारी बातें, और सुनी हुई बातें बढ़िया तक याद रहती है मेरे बच्चे। मैं बार बार यही बच्चों को बता रहा था कि कोशिश कर लेना इन लेक्चर्स को सुन लीजिएगा, क्योंकि 3-4 दिन के अंदर वैसे आप खुद पता नहीं रिवाइज करेंगे पूरा सिलेबस के नहीं, कम से कम हम यहाँ पे बैठ के मिलकर रिवाइज कर लेंगे, और ये बातें आपको पेपर तक याद रहेंगी इंशाल्लाह मैक्सिमम। और मैंने आपको पहले बोला था कि जो जितनी काम की बातें होंगी वो सारी बताई जाएंगी,
ये नहीं कि मैं बस एमी बिले जब बोले जा रहा हूँ और समझ कुछ भी नहीं आ रही, बस एमी टाइम जाया कर दिया आपका। कोशिश होगी जो काम की बातें वो सारी आपके सामने रख दी ले बेटा। उसके बाद ऑफर करते वक्त आप ऑफर को कंडीशनल भी बना सकते हैं। आप अगली चले, वो ऑफर सर्टेन और डेफिनेट की बात कर रहे थे, आप यहाँ पे आए, आपने कहा कि मुझे कैफ के सब्जेक्ट में एडमिशन दे दो, ऑफर सर्टेन और डेफिनेट है, क्यों, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ तो भाई कैफ में तो 8 सब्जेक्ट हैं, अब क्या पता कि आप कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, है तो इसीलिए अब चलो मान लो आपने उसको कहा कि रिक्शे वाले को कहा कि मुझे सीएफई तक छोड़ा हो तो कितने पैसे, उसने कहा कि जो मुनासिब वो दे देना, क्यों मुनासिब होते नहीं, तो क्या होता है? हाँ वो कहेगा मेरे लिए 2 लाख रुपए मुनासिब है, आप कहेंगे मेरे लिए 2 रुपए या 200 रुपये मुनासिब है, तो काम तो खराब हो जाएगा ना। इसलिए मतलब मुनासिब, अगर मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ यहाँ पे टीए बन जाओ और मैं आपको खुश रखूंगा, ऑफर सडन डेफिनेट है, ये सडन डेफिनेट, ये सारी कुछ किताब की भी बातें हैं बीच में और कुछ बाकी भी, ये सारी सडन डेफिनेट नहीं है। ये बेटा ये तीसरा एसेंशियल पार्ट हम पढ़ के रहे हैं, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। सबसे पहले हमने डिस्कस किया 2 बंदे होने चाहिए और ऑफर सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए। ऑफर करते वक्त कंडीशनल भी हो सकती है ऑफर, लेकिन कंडीशन ऐड कब करनी है? एट द टाइम ऑफ ऑफर। देखो मेरे बच्चे, जब आप ऑफर कर रहे हो, ऑफर में जितनी मर्जी कंडीशन ऐड करें कोई दिक्कत नहीं। देखो ना, अब तो आप तो एक दफा सारा सिलेबस पढ़ चुके हैं, अब आपको समझाना और भी आसान। देखो जब हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना रहे होते हैं, क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाते वक्त हम बीच में कोई कंडीशन ऐड कर सकते हैं? नहीं। अगर आपने कोई कंडीशन ऐड की, वो सारे का सारा इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? इनवैलिड। इसका मतलब कुछ जगहों पे कंडीशन हो सकती हैं, कुछ जगहों पे कंडीशन अलाउ नहीं होती, लेकिन यहां पे उसने कह दिया कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आप जितनी मर्जी कंडीशन ऐड करना चाहें तो एट द टाइम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एट द टाइम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मेरे बच्चे उस वक्त कंडीशन ऐड कर दो। लेकिन एक दफा एक्सेप्टेंस होगी उसके बाद आप मजीद कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। तो सर कितनी कंडीशन ऐड हो सकती है? कोई लिमिट ही नहीं है, आप सैकड़ों हजारों लाखों कंडीशन ऐड कर। मान लो कि इसने ऑफर की और इसने 1 मिलियन कंडीशन ऐड कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लॉ ने मना नहीं किया। लेकिन ये कंडीशन ऐड कब करनी है? एट द टाइम ऑफ ऑफर है। लेकिन अगली पार्टी ने जब एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद आप फिर किसी तरह की कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। याद रखोगे इस बात को। अब देखो ना, मान लो कि ये खातून है, ये अपना घर रेंट पे देना चाह रही है और इसने कहा कि मैं, अब ये दिल में इसके चल रहा कि मैं घर किसी छोटी फैमिली को दी। इसके सामने एक फैमिली आई, उसने कहा कि ये घर रेंट पे दे दे। उसने उसको देखा, उसको लगा कि ये फैमिली तो छोटी ही है, कहा नहीं उसको कितने ही है क्या है, उनको लगा कि ये फैमिली तो छोटी है। उसने क्या कर लिया, उन्होंने ऑफर की, इसने इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब जब वो फैमिली सारी आई तो वो भाई पूरी फैमिली आई, उसने कहा कि ये तो काम खराब हो गया है, ये इतनी बड़ी फैमिली को तो मैंने घर रेंट पे देना ही नहीं। अब मेरे बच्चे मुझे बताएं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है? ये कह सकती है नहीं नहीं, ये तो मैंने छोटी फैमिली को घर देना था। तो उन्होंने कहा कि सर अगर छोटी फैमिली को घर देना था, ये तो उस वक्त बात करनी थी ना जब हम आपसे घर रेंट पे ले रहे थे। अब आप बाद में जब हम शिफ्ट हो रहे हैं, अब आप बात कर रहे हो कि ये छोटी फैमिली, ये बड़ी फैमिली, हमें घर नहीं देना। अब आई कैप का सवाल क्या था? मतलब आई कैप ने कहा कि एक फैमिली किसी होटल में गई और होटल में जाकर उन्होंने रूम बुक करवाया। तो जब रूम बुक करवा लिया, वो रूम में जब गए वहां पे उन्होंने चाबी दे दी, जब रूम में एंटर हुए तो एंटर होते ही दरवाजा खोलते ही वो सामने लिखा हुआ था कि यहाँ पे जो लोग भी रुक रहे हो तो वो अपने सामान की खुद हिफाजत करें, इंतजामिया जिम्मेदार नहीं हो। और उनका सामान गुम हो गया। मुझे बताएं कि क्या इंतजामिया जिम्मेदार होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? है? होगी। क्यों होगी बोला? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट तो नीचे काउंटर पे बना है ना मेरे बच्चे, ऑफर एक्सेप्टेंस तो वहां पे हुई है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो वो एंटर हुए। ये तो ऐसे ही है जैसे ये बाहर पार्किंग की हुई है आपने, और जब आप यहाँ पे एंटर हुए हो तो यहाँ पे हमने लिखकर लगाया हो पार्क एट योर ऑन रिस्क, और बाहर से आपकी खुदा ना खासा साइकिल वो हो जाए, चोरी हो जाए, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि देखें जी ये सीएफई जिम्मेदार है। हम कहेंगे हम थोड़ी जिम्मेदार है, हमने तो ये लिख के लगाया हुआ। भाई लिख के लगाना है वहां पे लगाओ ना, जब बाहर, जब वो। अच्छा ये बताओ, ये बाहर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो बन रहा होता है, ये ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही होती है, जब बाइक खड़ी कर रहे होते हैं, ये एक्सप्रेस होता है या एम्प्लॉयड होता है? एम्प्लॉयड होता है। आपका बाइक रोकना, वहां पे लगा रहे हो ना, ये आपका ये कंडक्ट, ये ऑफर है, मैं बाइक लगा लूं, वो चाचा जी सर्वर साहब खड़े हैं, उनका आपको ना रोकना एक्सेप्टेंस, यानी कि ये भी एक एम्प्लॉयड ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही होती है। तो अगर देखो वहीं पे लिख के लगाया होता है लोगों ने, जहाँ पे वो पार्किंग हुई होती है, कि वहीं पे लिख के लगाया होता है कि यहाँ पे पार्किंग में अपने रिस्क पे पार्क करो, कल अगर ये कोई चीज गुम होगी तो उसके लिए इंतजाम में जिम्मेदार नहीं हो। याद रखोगे इस बात को। अब देखो ना, अक्सर लोग सुबह सफाई कर रहे होते हैं फर्श वगैरह की, और फर्श गीला होता है। मान लो कि उन्होंने ये फ्लोर यहाँ से सफाई की, इस पे वो जो पोचा शोचा जिसको कहते हैं वो मारा, वो गीला है फर्श, और दूसरे फ्लोर पे जो कुछ है वहां पे लिख के लगाया हुआ कि निचला फ्लोर गीला है, और वहां पे लोग खुदा ना खासा गिरा, किसी की टांग टूट गई, कि भाई आपने सही किया है। वैसे समझाने के लिए बात करो, वहीं पे लिख के लगाया होता है भाई ये फर्श गीला है तो यहाँ से एहतियात से चलिए। बात समझ आ रही है कि नहीं? खैर, तो ऑफर करते वक्त कंडीशन ऐड हो सकती है, लेकिन कंडीशन ऐड कब करनी है? एट द टाइम ऑफ ऑफर। बेटा ऑफर और इन्वेट, ये चौथी बात है, हम पढ़ कह रहे हैं
एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। हर ऑफर वैलिड नहीं होती। ऑफर कौन सी वैलिड होगी? जो जिसके लिए दो बंदे हो, जो सडन और डेफिनेट हो, और अगर उसमें कंडीशन हो तो एट द टाइम ऑफ ऑफर आपने कंडीशन ऐड कर दी। अब तीसरी अब चौथी बात क्या है? ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क होता है। देखो मेरे बच्चे, इसका नाम क्या है? इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। यानी कि यहाँ पे कोई बंदा, कोई मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि मिस्टर बी मेरे चले मिस्टर ए के पास अज्यूम कर लो एक गाड़ी है, और मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि मिस्टर बी मेरे पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी मुझसे खरीद लो। अब मेरे बच्चे, मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है कि गाड़ी मुझसे खरीद लो। ये तो ऑफर है, बड़ी वाज़ेह ऑफर है। ये इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर तो नहीं, ये इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर नहीं, बल्कि ये क्या है? ये ऑफर है। अब लेकिन मेरे बच्चे, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर क्या हो सकती है? मिस्टर ए मिस्टर बी को इनवाइट कर रहा हो कि आओ आके मुझे ऑफर करो, फिर उसके बाद मेरी मर्जी में आपके ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। देखो यहाँ पे इनविटेशन है ऑफ एन ऑफर, कि किसी बंदे को इनवाइट करना ऑफर के लिए, क्या कि मुझे ऑफर करो। इसका मतलब क्या हुआ? ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर इंटायरली डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे का ऑपोजिट। ऑफर में तो सीधी कोई किसी को कोई चीज बेचने या खरीदने की बात कर रहे होते हो आप, लेकिन इनविटेशन ऑफ एन ऑफर ऑफर नहीं होती, बल्कि यहाँ पे तो आप किसी को इन्वाइट करते हो कि आके मुझे ऑफर करो। यानी कि आप किसी को ऑफर नहीं कर रहे, आप जस्ट लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि आके मुझे ऑफर करो, उसके बाद मेरी मर्जी में आपके ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। अब जस्ट ये कैसे हो सकता है सर? याद करें, हम डिस्कस करते हैं। चले इस तरह कर लेते हैं, इस मिस्टर ए ने अपनी इस गाड़ी की नीलामी करनी है, और उसने क्या कर दिया? अखबार में इश्तिहार दे दिया कि इस संडे को सुबह 10 बजे सीएफई में मेरी इस गाड़ी की नीलामी होगी, और जो नीलामी में हिस्सा लेना चाहता है वो आ जाए, और इसकी जो बेस अमाउंट होगी वो 10 लाख होगी, अज्यूम कर लो। अब इसने अखबार में इश्तिहार दे दिया। अब क्या ये ऑफर है? ना ना, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। अब लोग क्या करेंगे? यहाँ पे आएंगे, आगे वो क्या करेंगे? बिड करेंगे या बोले लगाएंगे। जिसकी हाईएस्ट बिड होगी और उसके हाथ में हथौड़ा होगा, जो भी यहाँ पे वो ऑप्शनियर खड़ा होगा, जब वो हथौड़ा मारेगा उसके ऊपर, डाइस के ऊपर, तो सब लोग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जितने लोग इकट्ठे हुए थे, ये ऑफर करने के लिए इकट्ठे हुए थे, ना कि इसने ऑफर करके इनको बुलाया हुआ था। ये एक्सेप्टर थे, नहीं नहीं, ये ऑफर के लिए इकट्ठे हुए थे, ये ऑफर थे। अब देखो आई के आपने सवाल बनाया, आई कि आपने कहा कि कोई मिस्टर ए है, इसने इसी तरह इस संडे को सुबह 10 बजे सीएफई में नीलामी रखी। एक बंदा कराची से चल के आया है, इसने ऑप्शन का ऐलान किया। एक बंदा कराची से चल के लाहौर पहुंचा, लेकिन इसने क्या कर दिया? बाद में नीलामी कैंसिल कर दी। क्या वो जो उसका खर्चा हो गया अच्छा खासा? वो कह रहा है कि भाई तू, तेरी इस ऑफर के ऊपर मैं यहाँ पे आया था और तूने नीलामी कैंसिल कर दी, अब मुझे इतनी पेमेंट कर, मुझे कंपनसेशन दे। क्या उसको कंपनसेशन पे करेगा? लॉ बीच में आया, लॉ कहता है इसकी तरफ से ऑफर थोड़ी थी, इसकी तरफ से इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर थी। है ये, इसने आपको कोई ऑफर करके नहीं बुलाया था, इनसे तो इनवाइट किया था, आप आते या ना आते ये आपकी मर्जी थी। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ऑफर मेरे बच्चे इंटायरली डिफरेंट होती है इनविटेशन ऑफ एन ऑफर से। इसी तरह अब अगली बात है मेरे बच्चे, ये ऑफर और इनविटेशन ऑफर, ऑफर कहाँ पे आपको नजर आएगी? इनविटेशन ऑफ एन ऑफर हमने डिस्कस किया था। जितने भी अखबारों में इश्तिहार होते हैं, ये अखबारों में इश्तिहार चाहे नौकरी के लिए हो चाहे छोकरी के लिए हो, मतलब शादी ब्याह के लिए हो, होते हैं ना, चाहे नौकरी के लिए हो चाहे शादी ब्याह के लिए हो, ये सारे क्या है मेरे बच्चे? ये सारे इनविटेशन ऑफ एन ऑफर है। अब देखो ना, जब कोई शादी का इश्तिहार देखते हो आप अप्लाई कर देते हो, घर वालों को बताते हो नहीं बेशर्म, आप अप्लाई कर देते हो। तो आपको क्या लग रहा है? ये आप वो जो अखबार में इश्तिहार दिया उन्होंने, क्या ऑफर दी थी उन्होंने? और आपका कह देना वहां पे कि ठीक हो गया भाई मैं रेडी हूं, तो ये एक्सेप्टेंस है? नहीं, आपका ये कहना कि मैं रेडी हूं शादी करने के लिए, ये ऑफर है। और वहां पे आप जैसे पता नहीं कितने के लाइन में लगे होंगे हैं, तो फिर उनकी मर्जी, वो जिसकी मर्जी ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। यानी कि उनकी तरफ से अखबार में इश्तिहार देना इन्विटेशन थी ऑफर के लिए, आए आगे हमें ऑफर करें, और फिर आपका अप्लाई कर देना क्या था? वो ऑफर था। तो फिर उनकी मर्जी, वो ऑफर हो सकता है उनका इरादा ही बदल जाए, वो शादी नहीं कर रहे भाई, इरादा ही कैंसिल हो गया, तो फिर उनकी मर्जी है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो अखबारों में जितने इश्तिहार होते हैं, चाहे वो नौकरियों के लिए हों चाहे इस तरह के हों, वो सारे क्या होते हैं? चाहे वो बात का टेंडर दिए होते हैं लोगों ने, है टेंडर है कोई हमने घर बनाना है उसके लिए फर्नीचर चाहिए या फलानी चीज चाहिए, तो वो भी क्या होते हैं सारे? ये सब जितने भी इश्तिहार होते हैं सब इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर होते हैं। याद रखोगे इस बात को। और इसी तरह याद करो, बचपन में जब आपने कॉलेज के प्रोस्पेक्टस देखे होंगे, कॉलेज प्रोस्पेक्टस इशू करता है, वो ऑफर होता है, इन्विटेशन ऑफर ऑफर होता है, वो भी इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर होता है। इसी तरह अब तो शायद आप में से कुछ बच्चे कंपनी लॉ भी पढ़ रहे हो, कंपनी भी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, लोगों को इन्वाइट करती है, आओ हमारे शेयर खरीद लो, और लोग अप्लाई करते हैं। तो मेरे बच्चे, जहां पे एक्चुअली आपको अप्लाई करना पड़ रहा हो ना, तो इसका मतलब अगले बंदे ने जो एप्लीकेशन के लिए आपको इन्वाइट किया है ना, तो उसकी तरफ से ऑफर थी, वो ऑफर नहीं, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर थी, और आपका अप्लाई करना ऑफर होता। फिर अगले बंदे की मर्जी, आपकी उस ऑफर को, जैसे ये क्लासें खत्म होगी, सीएफई अनाउंस करेगा कि हमें टीए चाहिए, है फलाने फलाने सब्जेक्ट्स के लिए हमें टीए चाहिए, ये अनाउंसमेंट, ये ऑफर है, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर है, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर है। अच्छा, सीएफई ने अनाउंस कर दिया कि भैया इस अगले सेशन के लिए हमारी जो फी डिस्काउंट है वो 50% है, ऑफर है, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर।
पुरानी तारीख तक हो सकता है हम क्या कर लें, उसके बाद पहले ही उसको कैंसिल कर दें। इट्स ओके। आप आए, आपने कहा कि 50% डिस्काउंट पर एडमिशन, तो हमने कहा कि एडमिशन ही क्लोज हो गई, सीटें पूरी होगी। आप कहेंगे नहीं नहीं मैंने आपके ऑफर एक्सेप्ट कर ली, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो कहेंगे ऑफर नहीं थी, वो क्या थी, इन्विटेशन ऑफ ऑफर थी। तो बेटा इस तरह के देखिएगा। ऑफर कम्युनिकेट कैसे हो सकती है भाई, दोनों तरीके कार हैं कम्युनिकेट करने के। एक्सप्रेसली भी कर सकते हो और इम्प्लाइडली भी। अभी हमने पढ़ा नहीं था, बोलकर लिखकर ऑफर कर दो। जैसे मैंने कहा कि ये मोबाइल मुझसे खरीद लो, क्या ये मोबाइल भेज दो, बोलकर या लिखकर ऑफर हो रही है। या लिखकर मैंने आपको कहा, लेटर लिख दिया या मैसेज कर दिया आपको, तो ऑफर बोलकर भी हो सकते हैं, लिखकर भी हो सकती है, और बाय कंडक्ट भी हो सकती है। तो भाई ये कम्युनिकेशन का मतलब क्या, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो ऑफर। और मैंने आपको कहा था ये अल्फाज थोड़े से उसने मुश्किल करके लिख रखे हैं, मैं रीड तो नहीं करूंगा, उस तरह कहेंगे तो कर दूंगा, अदरवाइज आप इस तरह लिख दीजिए, इट मींस दैट ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड स्पोकन रिटन आर थ्रू कंडक्ट। किसी भी तरीके से आप ऑफर कर सकते हो, बोलकर लिखकर या इम्प्लॉयडली। उसके बाद मेरे बच्चे कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, ये बहुत अहम है मेरे बच्चे। ये खाली कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन करते कैसे, कैसे कर सकते हैं हम ऑफर की कम्युनिकेशन, ये तो ये बात करें, बोलकर लिखकर कर लो या इम्प्लॉयडली कर लो। अगली बात, ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है, जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। जब आपकी ऑफर ऑफरी के नॉलेज में ना आए तो मेरे बच्चे आपकी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई, उसका ऑफरी के नॉलेज में आना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ऑफर ऑफर करे और ऑफरी के नॉलेज में कब आएगी, जब वो सुन ले। अगर बोला हुआ तो सुन ले, लिखा हुआ तो पढ़ ले। अब जस्ट एग्जांपल यहाँ पे बता रहा था कि मैंने आपको एक लेटर लिखा कि बेटा मेरे पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी मुझसे 10 लाख रुपए में खरीद लो, मैंने लेटर लिखा। अब वो लेटर आपके पास पड़ा है लेकिन आपने पढ़ा नहीं। मेरे बच्चे इसका मतलब अगर तो इस तरह की कहानी बना दे कि लेटर मिला आपको 10 जनवरी को और आपने पढ़ा जाके 12 जनवरी को, तो मुझे बताएं कि ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई। 12 जनवरी को, जब आपके नॉलेज में आया। नॉलेज में कब आता है, जब आप उस चीज को समझ लो। ये थोड़ी है कि लेटर मिल गया, आप उसमें पता नहीं क्या है, अल्लाह माफ करे, पता नहीं कोई कोई फौतगी का लेटर आया या कोई खरीदने बेचने का, आपको क्या पता। लेकिन जब उस लेटर को पढ़ लोगे तो फिर उस वक्त जब वो नॉलेज में आ गई तो उस वक्त ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। ये पक्की करके दिमाग में रखना। जैसे मैं इस बच्चे को बोलता हूं कि मुझसे ये मोबाइल खरीद लो, लेकिन इतना आहिस्ता बोलता हूं इसको सुना ही नहीं। ये ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगी कंप्लीट, जब मैं बोल लूं ये सुन ले। या मान लो मैं इसको बोल रहा था, उस वक्त आप लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया, इसको सुना ही नहीं, तो तब भी मेरी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट, क्योंकि इसके नॉलेज में नहीं आई मैं क्या कह रहा हूँ। बात समझ, चाहे मेरा शोर मेरा भी पहुंचा इस तक, लेकिन इसके नॉलेज में आया कि राणा साहब क्या कह रहे हैं। इसी तरह हो सकता है आप सड़क पे बैठे हो, दोस्त से कोई ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहे हो, उसी वक्त गाड़ी पास से गुजर गई हो, है उसे सुना ही ना हो। अक्सर आप वो होता नहीं, बाइक के ऊपर बैठे जा रहे होते हैं, वो अगला बंदा मिम्स बनाए होते हैं लोगों ने, पीछे आप ऑफर कर रहे हो, यार ऐसा करिए बाइक ने मुझे 50,000 की भेज दे, वो उसको समझ नहीं आ रही, वो बेचारा वो ठीक है ओके ठीक है ऐसे करता है, उसको पता नहीं चल रहा तू कर क्या रहा है। याद रखना ये भी वैलिड एक्सेप्टेंस, क्योंकि आपकी ऑफर ही उसके नॉलेज में नहीं है। ये याद रखिएगा, जब ऑफर ही अगले बंदे के नॉलेज में नहीं, तो उसके याद है वो जब किसी को कोई घूमी चीज मिलती थी, है एक उसने अनाउंस किया था कि अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, उसने अनाउंस किया था जो बंदा वो चीज ढूंढ के लेकर आएगा उसको इनाम दूंगा। एक बंदे को ढूंढ के लेकर आया लेकिन उसको इनाम का ही नहीं पता था, इसका मतलब उसकी ऑफर उसकी नॉलेज में नहीं थी। याद रखोगे इस बात को कि ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। अगर ऑफरी के नॉलेज में नहीं हो तो ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगी। और ऑफर की नॉलेज में कब, अगर बोली हुई है सुन ले, लिखी हुई है पढ़ ले, तो हम कहेंगे ऑफर की नॉलेज में आ। अब अगली बात मेरे बच्चे, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। क्या ऑफर की, देखो 4 कंडीशन अभी आपने पढ़ी है, 4 एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर पढ़े यहाँ पे, कौन कौन से बोला, 2 बंदे होने चाहिए, ऑफर सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए, कंडीशनल है तो एट द टाइम ऑफ ऑफर ही आपने कंडीशन ऐड करनी है, और ऑफर को इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर से डिफरेंस रखना है, डिफरेंट रखना है आपको, इन दोनों को आपस में मिक्सअप नहीं करना। याद रखोगे। ले बेटा उसके बाद रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। सर ये जो प्रपोजल कह लो जो ऑफर, क्या सर ये जो ऑफर करके हम उसको रिवोक भी कर सकते हैं, बिल्कुल रिवोक हो सकती है, लेकिन रिवोक करने का तरीका कार है मेरे बच्चे। ये ना हो कि आप समझ लेंगे खुदा ना खासा कि आप हर ऑफर को रिवोक कर सकते हो, नहीं, उसका तरीका कार है। याद रखना कि एक पहले नंबर पे एक असूल दिमाग में रखना, ऑफर रिवोक कब तक हो सकती है, जब तक उसकी एक्सेप्टेंस ना हो। एक दफा ऑफर की एक्सेप्टेंस हो जाए उसके बाद आप उसको रिवोक, क्योंकि देखो ऑफर हुई उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन गई, प्रॉमिस। और हमने डिस्कस किया था बाकी कंसीडरेशन और इन्फोर्सेबिलिटी, अगर तो बिजनेस या कमर्शियल ट्रांसफर, ये तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने ऑफर की थी और अगली पार्टी ने एक्सेप्ट कर ली थी तो प्रॉमिस नहीं, शायद सीधा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब आप उसको कैसे कैंसिल कर सकते हो, कैसे रिवोक कर सकते हो, याद रखोगे इस बात को। ऑफर की रेवोकेशन हो सकती है, ऑफर करो उसको रिवोक कर लो, लेकिन कब तक, जब तक एक्सेप्टेंस ना हुई। एक दफा एक्सेप्टेंस होगी अब आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब अब जस्ट एग्जांपल, मैं इस बच्चे को कहता हूं बेटा ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीदो, ये सोच रहा है, नॉलेज में तो आ गई ना इसके ऑफर, लेकिन ये सोच रहा है। मैंने क्या किया, ये सोच रहा था, उसी वक्त मैंने कहा कि मेरा इरादा बदल गया, मैं ये मोबाइल तुम्हें नहीं बेचूंगा। क्या मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि अभी देखो इसको मैंने ऑफर की लेकिन अभी इसने ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं की थी। तो मैं जब तक एक्सेप्ट ना हो मैं क्या कर सकता हूं, अपने ऑफर को
रिवोक कर सकता हूँ। अब आई के आपने सवाल पूछा, आई के आपने कहा कि मैंने इस बच्चे को कहा कि बेटा ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो। इसने कहा कि मुझे सर सोचने का टाइम दो। मैंने कहा कि जाओ शाम 5 बजे तक तेरे पास सोचने का टाइम। मैंने सोचने का टाइम दे दिया ना उसको। अब हुआ क्या, मैंने 2 बजे वो मोबाइल किसी और को भेज दिया। अब बताओ मैंने सही किया या गलत किया? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? और सारे बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्यों सर, आपने तो उससे वादा कर लिया। वादा क्या था, उसको सोचने का टाइम ही दिया ना मैंने। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो गया था हमारा, है ये तो नहीं कि उसके साथ उसने मैंने ऑफर की तो उसने एक्सेप्ट कर ली थी, वो तो सोच रहा था। हाँ, सोचने का टाइम दिया मेरे बच्चे। जब तक एक्सेप्टेंस ना हुई हो मैं अपनी ऑफर रिवोक कर सकता हूं। इसका मतलब मैंने वो मोबाइल अगर 2 बजे भी किसी और को भेज दिया, एक्चुअली मैंने अपनी ऑफर को क्या कर दिया, रिवोक कर दिया। और मैं कर सकता हूं क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। और कॉन्ट्रैक्ट कब होना था, जब वो 5 बजे मुझे बता देता। अभी तो सोच रहा है। आप कहेंगे सोचने का भी तो टाइम दिया था। भाई मेरी मर्जी। जब आपने लॉ को देखना है या जज्बात को देखना है कि सर 5 बजे तक टाइम दिया था, वेट करते हैं। भैया क्यों मैं वेट करूं, मुझे और कोई कस्टमर मिल गया, मैंने भेज दिया। याद रखोगे इस बात को। तो याद रखना, ये वेट करना ये एक्सेप्टेंस नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, इससे पहले अगर आप उस चीज को किसी और को बेच भी दोगे तो इट्स ओके। या आपने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। ले बेटा, तो ऑफर की रेवोकेशन हो सकती है। और रेवोकेशन देखो, अगर तो बोलकर कोई ऑफर हो रही हो या लिखकर, सॉरी इसको कह लो, ये बोलकर या आमने सामने होता है ना, कि बंदा कोई आमने सामने बैठा हुआ है, मैं इसको ऑफर कर रहा हूँ, इसे अभी ये सोच रहा था तो मैंने ऑफर रिवोक कर ली। इसी तरह मेन फोन के ऊपर भी उसी तरह ही होता है। अच्छा देखिएगा, जो रूल्स आमने सामने होते हैं वही फोन के भी होते हैं। अगर मैं इसको फोन कर रहा था, भाई मेरे पास ये मोबाइल है 10,000 का, खरीद लो, और ये कहता है सर मैं फिर बताता हूँ बाद में आपको, मैंने कहा चल मेरा इरादा बदल गया, इट्स ओके। यानी कि ये सामने आमने सामने और टेलीफोन के ऊपर ऑफर एक्सेप्टेंस के रूल्स क्या है, सेम। दिक्कत कहां पे होती है, जाके लेटर के मामले में मेरे बच्चे। लेटर में मसला है। अब लेटर में क्या मसला होगा, अजीम चलो मेरे बच्चे, ये मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ऑफर लेटर लिखा, और ये ऑफर लेटर लिखा उसने 1 जनवरी 2024 को, कि भैया मेरे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी आप मुझसे 20 लाख रुपए की खरीद लो। ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर लेटर लिख दिया 1 जनवरी को। और ये ऑफर का लेटर मिस्टर बी को मिला, मान लो कि मेरे बच्चे 5 जनवरी 2024 को। मिस्टर बी ने क्या किया, एक्सेप्टेंस का लेटर लिख कर रख लिया 7 जनवरी को, और उसको पोस्ट किया उसने 10 जनवरी को। 10 जनवरी को मेरे बच्चे यहाँ पे उसने क्या किया, उस लेटर को पोस्ट कर दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, अब तो माशाल्लाह आप पढ़े लिखे बच्चे हो ना, अब ये कौन सा ऐसी सिचुएशन है कि आपको पहले पता ही नहीं। मुझे ये बताएं कि मिस्टर ए अगर अपनी अपनी ऑफर रिवोक करना चाहते हैं, पहले तो कानून बताओ, असूल बताओ। देखो ये सिनेरियो होता है मेरे बच्चे। अब आप कहते हैं ना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन क्या है, वो इस तरह की कहानी क्रिएट करके दे देगा। वो कहेगा मिस्टर ए ने 1 जनवरी को लेटर लिखा, मिस्टर बी को लेटर मिला 5 जनवरी को, मिस्टर बी ने ऑफर का लेटर लिख कर रख लिया 7 जनवरी को, उसे लिखकर उसको पोस्ट किया उसे 10 जनवरी। बताएं क्या मिस्टर ए अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है? चलो चलो, 10 जनवरी को भी पोस्ट नहीं हुआ, उसने लिख कर रखा है 7 जनवरी को, क्या मिस्टर ए अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है? जब उसने लेटर 10 जनवरी को पोस्ट कर दिया, क्या फिर भी रिवोक कर सकता है? अब यही असूल बताना। अगर उसने लेटर कह दिया कि लेटर एक्सेप्टेंस का पोस्ट कर दिया है, क्या ये ऑफर रिवोक हो सकती है? अब ये असूल, पहले हम उसको असूल बताएंगे। देखो ऑफर रिवोक हो सकती है एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अब क्योंकि मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया है, अब ये एक्सेप्टेंस हो गई है, अब मिस्टर ए अपनी ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। तो बेटा ये क्या कर दिया आपने, वो नॉलेज बेस्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। इसलिए मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे बच्चे, नॉलेज होगा तो सिनेरियो बेस्ड खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। उसके बारे में कत्तन परेशान ना हुआ। आधी परेशानी तो हमारे दिमाग में यही होती है, और कई लोग तो फिर ऐसे कहते हैं, वो कह रहे हैं पढ़ेंगे भी मुझसे ही तभी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो होने भी नहीं, अल्लाह माफ करे। कुछ ऐसे पीर मुरीद भी हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर। ऐसा ना किया करो मेरे बच्चे, जुल्म ना किया करो। और उस्तादों को भी चाहिए थोड़ा सा हाथ हौला रखें। पहले बेचारे खौफजदा बच्चे हैं, पहले आगे पछता रहे हैं हम किस फील्ड में आगे, उधर बाकी कसर हम पूरी कर देते हैं उसके बाद, डरा डरा के इन बच्चों को। बड़ा स्पेसिफिकली चाहे सोचने का टाइम दिया हो, सोचने का टाइम देना एक्सेप्टेंस नहीं होता। काशिफ बेटा याद रखना, सोचने का टाइम देना एक्सेप्टेंस क्या कहीं पे लिखा है? अगले बंदे को सोचने का टाइम दे दो तो वो भी एक्सेप्टेंस है? नहीं नहीं मेरे बच्चे, ये एक्सेप्टेंस नहीं होता। मैं इसीलिए कह रहा हूँ जज्बात अपनी जगह पे रखो और कानून अपनी जगह पे रखो। ये ना हो कि जज्बात की बड़ी सारी यहाँ पे कॉमन सेंस हमारी जवाब दे जाती है। अब यहाँ पे इस मामले में तो कॉमन सेंस कहीं पास से भी नहीं गुजरती आप है, यहाँ पे हमेशा कानून चलेगा। अब देखो ना, जस्ट एग्जाम्पल, लॉ कहता है कि मिस्टर बी ने जिस दिन एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया, अब मिस्टर ए के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन देखो, चले अब चलो, इसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट किया था 10 जनवरी को। 10 जनवरी को उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया था, और ये लेटर मिला है मिस्टर ए को 15 जनवरी को। अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं मिस्टर ए कब तक अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है? क्योंकि हमने कानून पढ़ा है, कानून कहता है कि जिस दिन ऑफरी
या एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दे को दोबारा हासिल न कर सकता हो, तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरर कंप्लीट होती है। एज अगेंस्ट ऑफरर, अभी एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट नहीं हुई। इसका मतलब एक्सेप्टर चाहे तो अपनी एक्सेप्टेंस अभी वापस ले सकता है। वो कब तक ले सकता है? 15 से पहले पहले। लेकिन मेरे बच्चे, मिस्टर ए के लिए तो अंधेर उसी दिन छा जाता है जिस दिन इसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया था। मिस्टर ए ऑफरर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, लेकिन इसका मतलब अभी बी के लिए भी बन गया है। लेकिन बी को अगर चाहे तो अपनी एक्सेप्टेंस को वापस लेने का लॉ ने मौका दिया है। लॉ ने खुद मौका दिया उसको। लॉ कहता है कि नहीं, मिस्टर बी अगर मुकरना चाहिए, आप कहेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट तो इस दिन बन गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उसके लिए बना है, ऑफरर के लिए बना है। मिस्टर बी चाहे तो अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है। वो कब तक? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मिस्टर बी के अगेंस्ट कंप्लीट होने से पहले। देखो, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, जब ऑफर की कम्युनिकेशन की बात करेंगे, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, तो कब कंप्लीट हुई है बोला? जब ऑफर के नॉलेज में आ जाए, ऐसे ना मेरे बच्चे। फिर हमने क्लास में डिस्कस किया था कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। हाँ, ये आवाज बड़ी इंपॉर्टेंट कि सर किसके लिए, ऑफर के लिए या ऑफरी के लिए? तो मुझे बताओ, ऑफरी के लिए कब कंप्लीट होगी? जब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरी के लिए कब कंप्लीट होगी? यहाँ पे 15 तारीख को, जब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट, यही था ना हमने। और ऑफर के लिए कब कंप्लीट होगी? जब लेटर उसे पोस्ट किया था, ऐसे पोस्ट कर दिया था, वो दोबारा हासिल नहीं कर सकता। ऐसे था ना मेरे बच्चे। तो ये रूल से थोड़े से बर, इसका मतलब हम अभी फिलहाल तो यही बात पढ़ रहे हैं कि ऑफर को रिवोक किया जा सकता है, लेकिन कब तक रिवोक कर सकते हो? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अगर एक्सेप्टेंस होगी उसके बाद आप ऑफर रिवोक, ये बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। सेम लिस्ट भी मांगता। अब बच्चे कह रहे थे सर वो जरा थोड़ा सा हमें बताते जाइएगा कि कौन सा एरिया ऐसा होगा जहां से आई कैप स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा, कौन सा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। अगरचे मैंने बता दिया था कि बेटा ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं कि ये एरिया सिनेरियो बेस्ड आएगा, ये एरिया क्या आएगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। ऐसा नहीं, जहां से उसका दिल करेगा। अब देखो यहाँ पे मैनर ऑफ रेवोकेशन और प्रपोजल, हम कई मैनर पढ़ेंगे, हो सकता है ये सारे मैनर्स की एक लिस्ट मांग ले आपसे, या हो सकता है किसी एक मैनर के ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बना दो। तो बेटा ये कहना कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सिनेरियो बेस आएगा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको वो नॉलेज बेस आएगा, ये कहना मुनासिब नहीं हो। सारा अच्छी तरह तैयार कर ले। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब अच्छी तरह याद कर लोगे, तैयार कर लोगे, कॉन्सेप्चुअल चीजें आपके पास होंगी, चाहे वो सिनेरियो पूछे चाहे वो नॉलेज बेस पूछे, फिर दोनों इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। ये तो डरपोक बच्चे होते हैं इस तरह की जो हरकतें करते हैं, जिनको पता ही नहीं चल रहा कि मैंने करना क्या है। वो फकियां ढूंढने वाले आखिरी दिनों में जाके, जब पेट में दर्द होता है। ले बेटा, पहले कहना पेपर बड़ा सौखा है, सौखा है, सौखा है। सारा सेशन इन्होंने अकाउंटिंग की होती है। डेबिट क्रेडिट इनको बहुत अच्छा लगता है, नए नए आए होते हैं ना जरा थोड़े से, तो डेबिट क्रेडिट करते करते पूरा सेशन गुजार देते हैं, और आखिर पे ये पेपर घूर रहा होता है फिर एंड पे। हाँ, तो मेरा क्या करना है अब ये फिर आते हैं वहां पे सोशल मीडिया पे, कोई मुझे बता दो कौन सा चैप्टर छोड़ दूं, क्या करूं। है बस मेरे बच्चे, कोई नहीं, अल्लाह माफ कर, तू नेक्स्ट सेशन की प्लानिंग कर। है अब तो किस्मत की बात है, किस्मत हुई तो पास हो जाएगा, नहीं तो जाहिर बात है सत्यानाश कर दिया तूने पूरे सेशन का। है एक पूरा सेशन होता है तैयारी के लिए, पूरे सेशन में तैयारी करनी होती है मेरे बच्चे। आई क्या पागल है, हर रोज ना पेपर लेना शुरू कर दे? अगर ऐसे ही है तो 6 महीने दिए होते हैं तैयार करने के लिए। अगर आपने आखिरी दिनों में जाके तैयारी करनी है, आई कैप ने वो नहीं रखा हुआ। आई कैप फिर कैप के पेपर हर महीने बाद कर दे। क्या महीने बाद रखे हुए? इसका मतलब आई कैप को लग रहा है कम से कम 6 महीने तो आपको चाहिए पेपर को तैयार करने के लिए। है और सर आप कैसे कर रहे हो 6 महीने? क्लास में तो आप 3 महीने पढ़ाते हो भाई, बाकी हम आपको पढ़ने का टाइम देते हैं, आप खुद भी पढ़ लो कुछ। खैर गोली मारो। मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल या ऑफर कैसे कैसे रिवोक हो सकती है। देखो कब तक हो सकती है वो हमने पढ़ लिया एक्सेप्टेंस से पहले पहले, लेकिन कैसे कैसे रिवोक हो सकती है वो आप यहां पे डिस्कस करेंगे। बात याद रखोगे? वो क्या है, वो अगर वो पूछ रहा हो कि कब तक रिवोक कर सकते हो, है तो फिर क्या बोलेंगे, और एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफर रिवोक हो सकती है। कैसे कैसे मैनर, तो फिर वो क्या बताओ कि ये पूरी लिस्ट है, ये कैसे कौन कौन सी? बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन। भाई मैंने इसको कहा था कि लैपटॉप मुझसे, ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो, ये अभी सोच रहा था। मैंने इसको कम्युनिकेट कर दिया, नहीं भैया मैंने अब आपको बेचना ही नहीं। क्या मैंने एक्सेप्टेंस से पहले पहले इसको नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दिया? हाँ मैंने रिवोक कर दिया, भैया आपने ऑफर वापस ले रहा हूँ, अब मैं तुझे मोबाइल नहीं बेचूंगा। लेकिन ये तो जुबानी कलाम ही था, या टेलीफोन के ऊपर ही मैंने इसको कहा था ये मोबाइल मुझसे खरीद लो, ये कह रहा है कि सर क्या बोल रहे हो, सिग्नल नहीं आ रहे। तो ये किसी रूढ़ी पे जाके खड़ा हुआ, तो फिर इसको सिग्नल आया, तो मैं इसको समझ आई कि मैं इसको कह रहा हूँ ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो। ये कहता है सर, मैंने कहा यार मैंने तुझे बेचना ही नहीं, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? देख लेना, अभी इसने एक्सेप्टेंस तो नहीं दी थी। हैं? अगर ये कह रहा हो कि सर मैं रात को अब्बा से पूछ के बताऊंगा, और मैं अगर उससे पहले को मैं पूछता रहा मैंने तो तुझे बेचना ही नहीं, इट्स ओके, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे बच्चे मसला फिर कहाँ पे जाके आया था? लेटर के मामले में। अगेन वही जो अभी हमने डिस्कस किया कि लेटर के मामले में अगर आप ऑफर को रिवोक करना चाहते हो तो कब तक रिवोक कर सकते हो? जब तक वो एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट ना कर दे। अगर उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया तो उसके बाद आप अपनी ऑफर रिवोक नहीं कर सकते। ऐसे ही था ना मेरे बच्चे?
या बास का ऑफर करते वक्त बीच में टाइम रखा होता है, भैया आप ये मोबाइल मुझसे ना 2 रुपए का खरीद लो, लेकिन टाइम आपके पास 1 सेकंड है। आपने कहा कि ठीक है सर, मैंने कहा 5 सेकंड हो गए हैं? तो भैया मेरी ऑफर क्या करेगी, लैप्स होती है ना, शरारती है कि यार ये देखो सर ये क्या ऑफर हुई, भाई मेरी मर्जी है। नहीं ऐसे क्या अच्छा मैं सच्ची मुझे ऑफर करने लगा हूँ, मैं सच्ची मुझे ऑफर करने लगा हूँ। ये मोबाइल आपके पास 1 नैनो सेकंड है, मोबाइल 1 रुपए का खरीद लो, बड़ी देर का गुजरा हुआ है नैनो सेकंड चले खैर मजाक कर रहा हूँ। बेटा देखिएगा, ऑफर रिवोक हो सकती है कब तक, अगर बीच में टाइम रखा हो तो जब टाइम गुजर जाए। अब अगली बात आ गई सर, अगर बॉस को तो हम ऑफर करते हैं लेकिन टाइम रखते ही नहीं, तो फिर क्या होगा, लॉ कहता है रीजनेबल टाइम जब गुजर जाए। अब रीजनेबल टाइम पे हमने आपस में लड़ना नहीं, लॉ ने जब बोल दिया ना कि रीजनेबल टाइम गुजरने के बाद ऑफर रिवोक हो जाएगी, हम पेपर में यही अल्फाज लिखेंगे, क्योंकि रीजनेबल टाइम फिर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, और सर्कमस्टांसेस कौन देखेगा, कोर्ट देखेगा, वो हमने नहीं देखने। तो याद रखना, जहां पे टाइम रखा हो, 10 दिन रखे थे 10 दिन गुजर गए, तो मेरे बच्चा देखो खाला ने आपको कहा था जाओ आपके पास 5 साल हैं तो सीए करके आ जाओ, तो इंशाल्लाह रिश्ता पक्का। भैया 5 साल गुजर गए, अभी सीए नहीं हुआ, तो टाइम गुजर गया ना, तो ऑफर क्या होगी खाला की, रिवोक होगी। अच्छा एक ही बात होती है, लैप्स हो जाना या रिवोक हो जाना। लो बेटा दूसरे नंबर पे, हो सकता है कि बात का खाला ने टाइम ही ना रखा है, खाला ने कहा था ठीक है बेटा जा तो सीए करके आ, है। अब वो अल्लाह माफ करे 15-20 साल हो गए, सीए चल रहा है, वैसे सिर्फ समझाने के लिए बात कर, तो मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, क्या खाला अभी 15-20 तक वेट करती रहती, नहीं नहीं मेरे बच्चे, जहाँ पे रीजनेबल टाइम तक वेट करना था खाला ने, उसके बाद वो क्या कर सकती थी, अपनी बेटी की शादी आगे कर सकती थी। याद रखो बेटी या बेटा जो भी था, तो आप क्या कर सकते, वो आगे कर दिया उसने, इट्स ओके, कोई गलत तो नहीं किया उन्होंने, नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए मेरे बच्चे याद रखना, जहां पे टाइम रखा हो, टाइम में आपने एक्सेप्टेंस देनी है, अगर टाइम गुजर गया ऑफर क्या कर देगी, लैप्स कर देगी। अगर टाइम ना हो तो फिर रीजनेबल टाइम के बाद ऑफर लैप्स कर देगी, और रीजनेबल टाइम क्या है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ऐसे ही है ना, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। अगर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, देखो मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि ऑफर ऑफर करते वक्त बीच में हो सकता है उसने 1 मिलियन ऑफर, और आपने एक्सेप्टेंस देते वक्त क्या किया, वहां पे 9,99,999, आपने इतनी कंडीशन एक्सेप्ट करके एक्सेप्टेंस दे दी, कोई दिक्कत तो नहीं ना, देखो उसने 1 मिलियन कंडीशन रखी थी, आपने 9,99,999 पूरी कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं। लॉ कहते हैं दिक्कत है आपने जब एक्सेप्टेंस देनी है एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, वो अभी अनकंडीशनल वाला मामला भी है, बिल्कुल एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल हो, यानी कि 100% इसकी भी मान ली है, ये ना हो कि सर ठीक हो गया मैं आपकी 100 की 100% मानता हूं, लेकिन कम से कम एक तो मेरी तरफ से कर लो ना, ये भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो अगर आपने इस तरह कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी तो ऑफर क्या कर जाती है, वो ये पक्का करके पेपर में छोटे छोटे, अब इसके ऊपर सिनेरियो बनाता है वो, इन सारी चीजों के ऊपर क्या करेगा, सिनेरियो बनाए, कि जैसे इस तरह ऑफर की हमने कहा था ये मोबाइल मुझसे 10 रुपए का खरीद लो, आपने कहा ठीक है 10,000 का खरीदूंगा, लेकिन सर पेमेंट मैं आपको 2 महीने बाद करूंगा, ये कंडीशन ऐड कर दिया आपने, क्या मैंने बोला था आपको कि पेमेंट आपने महीने बाद करनी है, तो जब आपने कहा कि सर ठीक है 10 रुपए मैं खरीदूंगा लेकिन पेमेंट महीने बाद करूंगा, एक्चुअली मेरी ऑफर क्या करोगी, रिवोक हो गई, अब आपने ऑफर कर दी है, अब फंस गए। अब मैं कहता हूँ नहीं नहीं भैया जब मैं उसे कहता चल ठीक है सर ये ले पकड़ 10, मैंने कहा कि दफा हो जाऊंगा। अब कहेंगे सर मैंने तो तेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मैं कहूंगा जो जो जब तूने बोला था ना कि सर पेमेंट मैं महीने बाद करूंगा, उस वक्त मेरी ऑफर रिवोक हो गई थी, तो जब ऑफर रिवोक हो जाए तो मेरे पास मामला ही खत्म हो गया, मुश्किल बात तो नहीं। उसके बाद डेथ और इंसेनिटी, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, मिस्टर ए ने अगर ऑफर की हो मिस्टर बी को, और ये ऑफर थी मेरे बच्चे अज्यूम कर लेते हैं गाड़ी बेचने की, कि 20 लाख रुपए में मेरी गाड़ी खरीद लो, मिस्टर बी ने इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ये जो ऑफर की थी अज्यूम कर लो ये की थी उसने 1 जनवरी 2024 को, ये जो एक्सेप्टेंस दे रहा है ये दे रहा है मेरे पास 10 जनवरी 2024 को, लेकिन 4 जनवरी 2024 को मिस्टर ए की डेथ होगी। देखो मिस्टर ए ने ऑफर कब की 1 जनवरी 2024 को, और मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस कब दी बड़ा 10 जनवरी 2024 को, लेकिन मिस्टर ए की डेथ कब होगी थी 4 जनवरी 2024 को। मुझे भी बताओ ये एक्सेप्टेंस वैलिड है कि नहीं। सर डिपेंड करेगा, बिल्कुल बेटा डिपेंड करेगा, अगर तो सर इसके नॉलेज में है कि ये बंदा मर गया है, अच्छा मरना और पागल होना दोनों सेम चीजें रखी, अगर तो ये बंदा पागल हो गया हो 4 जनवरी को, या खुदा ना खासा उसकी डेथ हो गई हो, डिपेंड करेगा इसका मरना और इसका पागल होना क्या इसके नॉलेज में आया, अगर इसके नॉलेज में नहीं आया और इसने एक्सेप्टेंस दे दी, एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैलिड हो। लेकिन अगर इसके नॉलेज में आ गया हो, लेकिन मेरे बच्चे अगर इसके नॉलेज में आ गया हो लेकिन उसने क्या कर दिया हो, एक्सेप्टेंस अभी ना दी हो, तो फिर ऑफर क्या कर देगी, रिवोक हो जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं।
अब मैंने वैसे हम कहानियां बथेरी क्लास में बनाया करते थे, हैं इधर से वो क्या कर रहा है, इधर से वो लेटर डाल रहा था, उधर से उसका बच्चा पीछे भागा भागा आया, एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर रहा था, उधर से भागा भागा उसका बच्चा आया, अब्बा जी मिस्टर ए की डेथ होगी, उसने दोहरा लेटर फेंक दिया आगे उसकी पहुंच से बाहर निकल गया। क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड होगी? क्योंकि नॉलेज में आ गया था उसके। देखो एक्सेप्टेंस कब होती है, जब लेटर ऐसे पोस्ट कर दे उसकी पहुंच से बाहर निकल जाए। अभी तो उसकी पहुंच में था, लेटर उसके हाथ में था। हाँ, जब उसे लेटर बॉक्स में फेंक दो, उसको डेफिनेटली उसमें इतनी जगह नहीं होती कि आप उसको दोबारा हासिल कर सको, फिर वो आपकी पहुंच से बाहर जाए। ऐसे हो सकता है ना मेरे बच्चे, हो सकता है या उसी का फोन ही आ गया हो उसकी तरफ से, यार वो ना मिस्टर ए की डेथ होगी, उसने कहा क्या कहना तूने, मिस्टर ए की डेथ होगी, वो बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ है? नहीं, वैलिड नहीं हुआ। उसके बाद कहता कि एडिशन, ये एडिशन पॉइंट्स मैंने आपको बोला था कि पेपर में ये आपने ये लिखकर नहीं करने, आप चलते जाइएगा इसी तरह। ये अभी बकवास किया उसने, एडिशनल पॉइंट्स क्या है भैया, तू वही बता रहा, बताता जा। नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, भाई सादी सी बात है, एक बंदे को ऑफर करे, अगला बंदा वैसे ही इनकार कर दे। आपने कहा कि सर ये मोबाइल आप बार बार हमें कह रहे हो ऑफर कर रहे हो, तो सर ऐसा करो 200 रुपये का भेज ही दो। मैंने कहा कि नहीं बेटा, अभी तो मुझे खुद को जरूरत है, इन दिनों में बच्चों के पेपर हैं, बच्चे मुझे क्यूरी करते हैं, तो मैंने जवाब देना होता, अभी नहीं मैं भेज सकता। तो मैंने इनकार कर दिया। तो इनकार कर दिया। अगर नहीं, अगर आपको लग रहा है सर नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन क्या होती है, घर वालों को फोन करके कह दो जाओ खाला या पप्पू से बात करो। तो जब शाम को घर वाले कहेंगे ना तेरे बेटा तेरी खाला पप्पू ने टका के ना की है, तो अब आपको समझ आ जाएगी ये रिजेक्शन या नॉन एक्सेप्टेंस क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं ना होता, रौला खत्म। अब फोकस करो सारा स्टडी के ऊपर, ऐसे ही लिमिट। काउंटर ऑफर इंतहाई अहम है, लाजमी नहीं कि सारे का सारा पूछे। ये खाली एक कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है कि काउंटर ऑफर क्या होती है। याद करें हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, चले मिस्टर ए ये अभी अभी फ्रेश सीए क्वालिफाई किया इसने, सीए क्वालिफाई किया इसने। मिस्टर ए ने आगे यहाँ पे इसने इश्तेहार दे रखा था नौकरी के लिए, इनको अकाउंटेंट चाहिए था। मिस्टर ए ने आगे अप्लाई किया यहाँ पे मिस्टर बी के पास कि सर मुझे नौकरी दे दो। तो मिस्टर बी ने उसको कहा कि ठीक होगा भाई, हम आपको नौकरी दे देते हैं, आपको 1 लाख रुपया पे करेंगे और साथ हम आपको एक मेहरान गाड़ी भी देंगे। उसने कह दिया कि भाई सर मैं बिग फोर्स में मैंने आर्टिकल्स कर रखे हैं, सर ये कैसी बात कर रहे हो, मेहरान और 1 लाख रुपया। तो सर आप ऐसा कर लो, कम से कम 5 लाख रुपया होना चाहिए और साथ एक करोड़ा गाड़ी तो हो कम से कम। तो भैया अब ये इसकी ऑफर थी, जब मिस्टर बी ने उसको ये कहा था 1 लाख रुपया और साथ मेहरान गाड़ी, ये क्या थी इसकी ऑफर थी, ऐसे ही मेरे बच्चे। और उस वक्त ये ऑफर था और मिस्टर बी क्या था, ऑफरी था। लेकिन मिस्टर बी ने पता क्या किया, मिस्टर बी ने कहा कि नहीं सर 5 लाख रुपया और साथ कम से कम, चलो वैसे सिविक से शुरू करें लेकिन हमने रिवीजन हो रही है जल्दी खत्म करना, तो सर करोला गाड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसने क्या कर दी, इसको कहते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर हमेशा ऑफर ही करता है, पेपर में ध्यान रखिएगा। ये वो ऑफर है जो ऑफरर की तरफ से नहीं होती, बल्कि किसकी तरफ से होती है, ऑफरी की तरफ से होती है। काउंटर ऑफर देखो, ऑफर तो मिस्टर बी था जब उसने कहा था 1 लाख रुपया और मेहरान गाड़ी। अब उसने कह दिया कि नहीं सर 5 लाख और करोला गाड़ी। ये मेरे बच्चे इसकी तरफ जो ऑफर है ये ऑफरी ने की है। उसने अब ये ऑफर बन गया, अगेन ये ऑफर बन गया और ये क्या बन गया, ये ऑफरी हो गया जब उसने ये ऑफर की। अब उसने कह दिया कि सर ऐसे जुल्म ना करें, सर 1.5 लाख रुपया कर लें, सर 1.5 लाख रुपया कर ले और सर 7 का अल्टस कर लो, बस मामला खत्म। उसने अब ये मिस्टर बी ऑफर बन गया अगेन, और मिस्टर ए, ये ए क्या बन गया, ये ऑफरी है। और देखो जब पहले, चलो इससे पहले तरह आइएगा कि जब 5 लाख और करोड़ा कहा था, ये मिस्टर ए क्या था, ऑफर, और मिस्टर बी क्या था, ऑफरी। अब ऑफरी उसको कह रहा है नहीं सर 1.5 लाख या और 7 का 10 गाड़ी। इसका मतलब ये जो काउंटर ऑफर कर रहा है ये कौन कर रहा है, अगेन ऑफरी कर रहा है। तो काउंटर ऑफर हमेशा ऑफरी की तरफ से होती है। और ये काउंटर ऑफर आती है किस सिचुएशन में, जब बार्गेनिंग हो रही है। बार्गेनिंग की सिचुएशन में काउंटर ऑफर होती है, जहां पे बार्गेनिंग ना हो तो मेरे बच्चे वहां पे काउंटर ऑफर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। याद रखोगे इस बात को। तो जहां पे बार्गेनिंग आपकी चल रही हो, तो पक्की बात है रिक्शे वाले को आज जब जाओगे ना वापस घरों में, तो आप रिक्शे वाले को रोके करके देखिएगा, उस वक्त आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ आ जाएगा कि ये है कि आपने उसको कहा था मैं फलानी जगह पे जाना है तो 50 रुपये दूंगा, उसने कहा कि खुदा का खौफ कर है, पेट्रोल का पता रात 3 साढ़े 3 रुपये और बढ़ गया। हाँ तो अच्छा आपको पता ही नहीं। और याद एक और चीज याद रखना, जब काउंटर ऑफर होती है ओरिजिनल ऑफर क्या कर जाती है, टर्मिनेट कर जाती है। इसलिए तो अक्सर आप जब दुकान में जाते हो, हैं दुकान में तो जाके कहते हो सर ये जरा पेंट शर्ट दिखाइएगा, कितने पैसों की, उसने कहा कि सर 10,000 की। आपने कहा कि नहीं यार बहुत ज्यादा, आप ऐसा कर लो 2,000 ले लो, हैं? अब उसने 10,000 बोला, ये उसकी तरफ से ऑफर थी, आपने 2,000 बोल दिया, आप ऑफरी थे उस वक्त, आपने 2,000 बोल दिया, आप ऑफर बन गए, वो ऑफरी बन गया। उसने कहा कि सर खुदा का खौफ करो सर 5,000। आपने कहा कि सर ऐसा कर लो चलो 2,200 कर लो। उसने कहा कि चल दफा हो जाए। अब आप कहते हैं नहीं नहीं सर 5,000, याद रखना अब वो 5,000 पे आपको बेचने के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि जब उसने 5,000 कहा था उसकी तरफ से ऑफर थी, जब आपने 2,200 कहा था उसकी ऑफर, जब काउंटर ऑफर कर दी थी उसकी ऑफर लैप्स कर गई थी।
हम पढ़ क्या रहे हैं? लैप्स ऑफ ऑफर। ऑफर कब लैप्स कर जाती है? जब आप काउंटर ऑफर करते हो। याद रखोगे इस बात को। खाला को कहा छोटी, खाला ने कहा कि नहीं बड़ी है। आपने कहा कि नहीं, खाला आप क्या, खाला कहती दफा हो, चल इसमें बड़ी थी, खाला क्या दफा हो। अब सारी बात ऑफर लैप्स करेगी ना। तो जरा थोड़ा सा ध्यान से रहा करो मेरे बच्चे, कानूनी तौर पे कहीं फंस जाओगे आप। ऐसे समझाने के लिए ये इस तरह की चीजें ना आप भूलते नहीं एक्चुअली। ऐसा ये ना कहना कि सर ये क्या बकवास है। एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट एंड, ये तो पक्की बात है भैया। ऑफर जब एक दफा एक्सेप्ट हो जाए तो उसको दोबारा आप रिवोक नहीं कर सकते, आप दोबारा उसको कैंसिल नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ले बेटा, एक्सेप्टेंस क्या होती है अभी हमने डिस्कस किया था। जब जिसको ऑफर की गई हो, जिसको ऑफर की गई हो, उसी की तरफ से जब असेंट शो होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। लेकिन एक्सेप्टेंस कौन देगा? हमेशा वही जिसको ऑफर की गई हो। आपने किसी बंदे को ऑफर की हो, उसकी पूरी फैमिली ने एक्सेप्टेंस दे दी है? ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होता ना, कि खाला या पप्पो को कहा, पप्पो की बेटी तो या बेटा जो भी है वो तो एग्री है, लेकिन पूरी फैमिली नहीं मानती, भाई इट्स ओके है। यही हम कहते हैं कुड़ी मुंडा राजी की करेगा काजी। इट्स ओके। देखो देखो, कॉन्ट्रैक्ट तो उसी के साथ होना है ना। लेकिन मेरे बच्चे अब वो नहीं मान रही, पूरी फैमिली मान रही है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, ये हुआ ही नहीं एक्सेप्टेंस। ऐसे ही है ना मेरे बच्चे। एक्सेप्टेंस किसने देनी है? जिसको ऑफर की गई हो। चलें, ले बेटा जरा देखिएगा थोड़ा सा। कहता है कि नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है। नेगेटिव कंफर्मेशन में बच्चे हमने डिस्कस किया था कि बात का लोग क्या करते हैं, ऑफर करते वक्त बीच में बेशर्मी दिखाते हैं। वो कहते हैं आपके पास 10 दिन है, 10 दिन के अंदर हाँ या ना में जवाब दो। अगर आपने हाँ ना में जवाब ना दिया तो हम समझेंगे आपने हमारी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। बकवास है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि मिस्टर बी, भाई मैं आपको ये गाड़ी, चलो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, आपके पास एक गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए में भेज दो। आपके पास 10 दिन है सोचने के लिए। अगर आपने मुझे हाँ ना में जवाब ना दिया तो मैं समझूंगा कि ये गाड़ी आपने मुझे 10 लाख में बेचने के लिए हाँ कर ली है। इसको कहते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन। लॉ ने मना कर दिया कि ऑफर करते वक्त नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होती। यानी कि ये नहीं करेंगे जब आप ऑफर कर रहे हो इस तरह की बात करेंगे, अगर आपके पास इतने दिन हैं आप हाँ ना में जवाब दें, अगर आपने हाँ ना जवाब ना दिया तो मैं हाँ ही समझूंगा। एक्सेप्टेंस के लिए लाजमी तौर पे अगली पार्टी की तरफ से हाँ आनी चाहिए। अगर हाँ नहीं आई, वो चुप रहा, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। या तो वो चुप रहा, वो भी एक्सेप्टेंस नहीं, उसने ना कर दी, वो भी एक्सेप्टेंस। हाँ में जवाब मिलना जरूरी है। जब आप ऑफर करो किसी से, हाँ में जवाब मिलना जरूरी। आप देखो ना, वो आईकैप का सवाल ही था कि जब एक एक अपने चचा ने अपने भतीजे को कहा था, भतीजे वो तेरे पास एक घोड़ा है वो घोड़ा मैं इतने लाख रुपए में खरीद रहा हूँ। इसने लेटर लिख दिया अपने भतीजे को। भतीजे ने क्या कर दिया, वो जो भी अस्तबल को मैनेज कर रहा था उसको बोल दिया, भैया वो जो फलाना घोड़ा है ना वो मैंने चाचा को भेज दिया है, इसको साइड पे कर दो। उसने क्या कर दिया, उसको साइड पे कर दिया, लेकिन साइड पे करके बेच भी दिया। अब चाचा ने उस भतीजे पे केस कर दिया कि भैया तूने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर दी, उस घोड़े को तूने क्यों बेचा? हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। मुझे बताएं क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया था? लॉ, हाँ, लॉ कहता था उसका वहां पे अपने नौकर को कहना कि घोड़ा मैंने चाचे को भेज दिया है, ये एक्सेप्टेंस नहीं, चाचे को बताना था कि मैं तुझे घोड़ा भेज दिया है, हाँ ठीक है मैं तेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। चाचे को तो जवाब नहीं दिया था उसने। तो इसका मतलब उसकी खामोशी हाँ नहीं होती। अगर कोई बंदा आपको रिप्लाई नहीं कर रहा तो रिप्लाई ना करना मेरे बच्चे हाँ नहीं होगी। ये याद रखिएगा मेरे बच्चे। ये छोटी सी आप देखो आई क्या इस तरह, ये छोटी नेगेटिव कंफर्मेशन के ऊपर उसने सवाल बना दी। ये खैर वो नेगेटिव कंफर्मेशन तो नहीं थी, वो तो एक्सेप्टेंस ना आना था, यानी कि अगली पार्टी की तरफ से एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रही है आपको। ले बेटा, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, अभी हमने डिस्कस किया था। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है बोला? जब ऑफर के नॉलेज में। और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? किसके लिए? ये इंपॉर्टेंट है भाई, किसके लिए? बेटा अभी हमने डिस्कस किया था, मिस्टर ए ने एक्सेप्ट ऑफर का लेटर लिखा मिस्टर बी को। ये लेटर लिखा था उसने, आज तारीख क्या वाला? 16 फरवरी। और ये लेटर मेरे बच्चे उसको मिला, अज्यूम कर लो 19 फरवरी को। ये मिस्टर बी को मिल गया। और मिस्टर बी ने क्या किया, एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट किया है। पोस्ट किया मेरे बच्चे 23 फरवरी को। 23 फरवरी को पोस्ट किया। और ये एक्सेप्टेंस का लेटर मिस्टर ए को मिला है 26 फरवरी को। ये मिल गया। अब मुझे ये बताएं, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट? बेशर्मा किसके लिए बता? 19 को। ऐसे ही है मेरे बच्चे, जब अगली पार्टी के नॉलेज में आया। और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? हाँ ये सही है भाई। किसके तो बताओ, मिस्टर बी के लिए कब कंप्लीट हुई ऑफर के लिए? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन 26 को, जब एक्सेप्टेंस का लेटर मिस्टर जो ए था ऑफरर उसको मिल गया था, ऐसे ही। और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मिस्टर ए ऑफरर के लिए कब कंप्लीट हुई? 23 को, जब उसने लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया तो उसकी पहुंच से बाहर निकल गया, ऐसे ही। और मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था ये जो सिनेरियो बनाएगा ना इस तरह का, इसमें कम से कम वो 7 से 9 सवाल पूछ सकता है आपसे।
7 से 9 सवाल वो क्रिएट करेगा। ये आखिर पे जब सारा इकट्ठा कर लेंगे ना फिर उसको करेंगे कि वो क्या कौन से 7 से 9 सवाल है। तो बेटा कम्युनिकेशन मैंने कब ठीक हो गया, हमने इसको रीड करने की जरूरत तो नहीं ना। कंडीशंस फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस अभी हमने डिस्कस किया था, हर एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती। तो एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाने के लिए भी कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक्सेप्टेंस जब भी दे रहे हो कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, जिस तरह ऑफर हुई उस तरह एक्सेप्ट करनी है। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी, उसने ऑफर करते हुए 100 कंडीशन बताई है, पीछे कंडीशन भी है 100, तो मेरे बच्चे जिस तरह ऑफर हुई उसी तरह एक्सेप्ट करनी है। और दूसरे नंबर पे अनकंडीशनल का मतलब क्या है, ये ना हो कि उसकी तो 100 की 100 मान ली लेकिन अपनी तरफ से एक कंडीशन ऐड कर दी, ना ना, एक तो उसकी भी मनोन माननी है और अपनी तरफ से भी कंडीशन ऐड नहीं करनी। अगर आपने उसकी सारी मान भी ली और अपनी तरफ से कंडीशन ऐड कर दी तो इसका मतलब आपकी जो एक्सेप्टेंस थी वो अनकंडीशनल नहीं थी, आपने कंडीशन ऐड कर दी उसके अंदर। याद रखोगे इस बात को, जिस तरह ऑफर हुई हो आपने उसी तरह एक्सेप्ट करनी है। उसी तरह एक्सेप्ट कर लेने के साथ साथ क्या करना है, मजीद अपनी तरफ से कंडीशन भी ऐड नहीं करनी। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट जैसे हुई ऑफर वैसे एक्सेप्ट करनी, अनकंडीशनल अपनी तरफ से कोई कंडीशन ऐड नहीं करनी। उसके बाद फिर बच्चे रीजनेबल मॉड। देखो जब ऑफर हो रही हो तो एक्सेप्टेंस कैसे हो, अगर कुछ नहीं बताया ऑफरर ने ऑफर करते वक्त के एक्सेप्टेंस मुझे किस मॉड में देनी है, तो आपने रीजनेबल मॉड में देनी है। रीजनेबल मॉड ये नहीं जैसे हमने डिस्कस किया था कि कबूतर की टांग से बांध के एक्सेप्टेंस भेज दी हो, ये लो भैया। आज के दौर में कौन जाएगा छत के ऊपर, किसको पता, वो तो बेचारे 10 मंजिला इमारत है, वो बेचारे सबसे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, उनको क्या पता कि ऊपर छत पे कबूतर आके बैठा हुआ उसके साथ एक्सेप्टेंस लगी हुई है। तो इसलिए मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था आज के दौर में जो रीजनेबल मॉड हो आपने उसमें एक्सेप्टेंस देनी है। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर कुछ कुछ मॉड ना बताया लेकिन अगर बता दिया मॉड तो फिर उसी मॉड में एक्सेप्टेंस देनी है जिस मॉड में आपको बता दिया गया हो। जैसे मान लो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की और मिस्टर बी को कहा कि भैया एक्सेप्टेंस मुझे आनी चाहिए डाक के जरिए, लेकिन मिस्टर बी ने क्या कर दिया, उसको ईमेल कर दिया, एक्सेप्टेंस का उसको ईमेल कर दिया। क्या ये वैलिड है सर, डिपेंड करें। याद करो हमने डिस्कस किया था ये पेपर में आएगा, ये कभी उसने पूछा नहीं लेकिन भरपूर पूछने के चांसेस हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की और मिस्टर ए ने ऑफर करते वक्त कहा था कि मुझे जो एक्सेप्टेंस आई वो कैसे आए, वो बाय पोस्ट आनी चाहिए, लेकिन उसने एक्सेप्टेंस कैसे भेज दी, उसको ईमेल कर दिया। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? हम ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं ये वैलिड नहीं है, ये ऐसे नहीं बोलेंगे। हम कहेंगे सर आप डिपेंड करेंगे किस चीज के ऊपर, भाई मिस्टर ए के ऊपर, ऑफर के ऊपर डिपेंड करेंगे। ऑफर क्या करे, उसको बता दे रीजनेबल टाइम के अंदर, बता दे भैया ये मैंने तेरे इस मॉड को एक्सेप्ट ही नहीं किया, मुझे जैसे मैंने बोला था ना कि डाक के जरिए बाय पोस्ट भेज, तू बाय पोस्ट ही भेज, मैंने तेरे ईमेल को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अगर वो कोई जवाब ना दे तो हम समझेंगे उसने इसके ईमेल वाले जो एक्सेप्टेंस थी इसको भी एक्सेप्ट कर ली। याद रखोगे इस बात को, ये बहुत अहम है मेरे बच्चे कि जब देखो अगर तो किसी बंदे ने ऑफर की हो और एक्सेप्टेंस के लिए कोई मॉड नहीं बताया तो अगले बंदे ने एक्सेप्टेंस देते वक्त किस मॉड को दिमाग में रखना है, रीजनेबल मॉड। जो रीजनेबल क्या है, जो आज के दौर में चलते हैं। और अगर एक बंदे ने ऑफर करते वक्त उसको बता दिया कि मुझे जो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, जैसे अभी हमने एग्जांपल ली कि बाय पोस्ट ही हो, उसने व्हाट्सएप कर दिया एक्सेप्टेंस के लिए, क्या करते व्हाट्सएप कर दिया। और मेरे बच्चे अब क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड है, हम कहेंगे डिपेंड करेगी, अगेन जिम्मेदारी आ गई ऑफर के ऊपर। अब ऑफर या तो उसको इनकार करते हैं, भैया मैंने तेरे इस मॉड को एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे उसी मॉड में एक्सेप्टेंस भेज जिस मॉड में मैंने बोला। अगर वो इंसिस्ट नहीं करता, और इंसिस्ट भी कितने अरसे में करना है, रीजनेबल टाइम। अगर उसने रीजनेबल टाइम में इंसिस्ट ही ना किया तो हम समझेंगे उसने इसके इस व्हाट्सएप वाले मॉड को भी एक्सेप्ट कर लिया है, ये भी वैलिड ही होगा। याद रखोगे ये 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एक तो उसने बोला इंसिस्ट करना है रीजनेबल टाइम में, और अगर इंसिस्ट ना किया तो समझो उसने ये मॉड भी एक्सेप्टेड होगा। उसके बाद ये सारे क्या चलने वाला कि एक्सेप्टेंस कब वैलिड होगी, तो मेरे बच्चे हर एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। कौन सी एक्सेप्टेंस वैलिड होगी, जो एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल हो। और उसके बाद हमने अभी क्या डिस्कस किया कि जिस मॉड में एक्सेप्टेंस का कहा गया हो उसी मॉड में आपने एक्सेप्टेंस दी हो, या उस अगर उसने मॉड नहीं बताया तो फिर रीजनेबल मॉड। और फिर नेक्स्ट देखिएगा अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल। अब आई कैप इसके ऊपर देखो बार बार आई कैप पूछता है सवाल, ये भी बड़े सारे आए होंगे कि मुझे ये बताएं कि एक्सेप्टेंस किस मॉड में, यानी कि एक्सेप्टेंस का तरीकाकार बता दें, वैलिड एक्सेप्टेंस का तरीकाकार बता दें, या एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस बता दें। यही क्या बार बार पूछता है, लेकिन एक एक सिनेरियो के ऊपर, एक एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन भी पूछे हुए उसने, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं मेरे बच्चे, ये ना सोचना कि ये चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा, यहां से सिनेरियो बनाएगा। अब यहाँ पे इसमें कई दफा सिनेरियो बना रहे, उसने कहा मिस्टर ए का मोबाइल गुम हो गया और मिस्टर ए ने ऐलान किया कि जो बंदा मेरा मोबाइल ढूंढ के लेकर आएगा मैं उसको 10,000 रुपया दूंगा। ये मोबाइल उसके दोस्त मिस्टर बी को मिल गया और मिस्टर बी ने जब मोबाइल देखा तो उसने, जितना कि ऑन होता है उससे बगैर वो लगाए भी पासवर्ड, तो मेरे बच्चे उससे उसको लगा तो ये तो मेरे दोस्त का मोबाइल है, उसकी तस्वीर लगी हुई थी ऊपर। उसने क्या किया, तो जैसे इतना तो ऑन हो ही जाता है ना भैया थोड़ा बहुत, अगर अगर से इसको मजीद पासवर्ड की जरूरत है, तो इसने क्या देखा ये तो मेरे दोस्त का, ये भागा भागा अपने दोस्त के पास ले आया।
अब उसके बाद लोगों ने कहा कि भैया तुझे 10,000 मिला, वो कहता कौन सा 10,000, वो कहता इनाम रखा हुआ था, या अब दोस्त के पास गया 10,000 रुपया इनाम दे, क्या इसको इनाम मिलेगा? लॉ कहता है कि इसको इनाम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसको ऑफर का ही नहीं पता। देखो, एक्सेप्टेंस तभी होगी अगर ऑफर हो, अगर ऑफर अगर हुई भी हो, आपकी नॉलेज भी ना हो, आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते उसकी। एक्सेप्टेंस हमेशा तभी होती है जब आपको ऑफर का नॉलेज हो, ऑफर की नॉलेज हो। याद रखोगे इस बात को। अब यहाँ पे बार बार वो कहता है किसी का कुत्ता गुम हो गया, किसी का कोई बिल्ला गुम हो गया, और वो कहता है कि उसने ऐलान किया, लेकिन उससे पहले वो गार्ड जा चुका था उसका, उसको ढूंढने के लिए गार्ड ढूंढ के लेकर आ गया, लेकिन गार्ड को ये नहीं पता था उसके मालिक ने इनाम रखा हुआ उसके ऊपर। तो अगर नहीं पता था इनाम, ऑफर, इनाम की ऑफर का पता ही नहीं, तो उसकी तरफ से कुत्ता ढूंढ के लाके दे देना मेरे बच्चे। अब कई सोचते हैं सर वो कुत्ता फिर ना दे, बेटा आपके ऊपर फाइंडर ऑफ गुड्स वाले रूल लगेंगे। चीज किसी की है ना जो आपको मिली है, क्या ये आपकी बन जाती है? और अगर आप उसके मालिक को वापस नहीं करते, हमने क्या समझा था कि आप समझेंगे आपने चोरी की है, फिर आपके साथ चोरों वाला सलूक करें। रॉन्गफुल कन्वर्जन यही है ना, हम समझें कि आपने रॉन्गफुल कन्वर्जन किया किसी की प्रॉपर्टी, वो तो चोरी करता है, और कौन करता है? जैसे मोबाइल इसका उसने रख लिया, रॉन्गफुल कन्वर्जन किया ना, ऐसे ही यार वैलिड कन्वर्जन। और वो कहते हैं हाँ वैलिड है, बेटा मैं उसको कहूंगा उठा ले इसका मोबाइल, ले बेटा। एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर इट हैज बीन रिजेक्टेड। ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में भी इसी तरह का मामला था, लेकिन यहाँ पे तो रिजेक्शन कर दी थी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी तेरे पास ये बाइक है, मुझे 1 लाख रुपए की भेज दे। वो कहता भैया मैं क्या करूंगा? इसका मतलब क्या कर दिया उसने? इनकार कर दिया, तो भैया मैं बाइक नहीं बेचूंगा। अच्छा, कुछ दिनों के बाद मिस्टर बी की वाइफ बीमार पड़ गई, उसको पैसों की जरूरत पड़ गई, उसने दोबारा मिस्टर ए को फोन करके कहा कि मैंने तेरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड है? नहीं। जब एक दफा ऑफर रिजेक्ट कर दी हो, दोबारा उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो मुश्किल बात। एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इफ इट हैज बीन टर्मिनेटेड अर्लियर। अच्छा, रिजेक्शन होती है जो हम खुद करते हैं। रिजेक्शन क्या होती है? जो हम खुद करते हैं। और जो टर्मिनेशन होती है ये लॉ करता है। ये टर्मिनेशन होती है बाय लॉ, यानी कि आपने खुद नहीं किया बल्कि कानूनी तौर पे आपकी ऑफर रिवोक होगी। अब ये कैसे हो सकते हैं? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि मिस्टर बी भाई मुझे चाहिए कोई 20 बैग राइस के चाहिए, और ये आपने मुझे सप्लाई करने हैं, अज्यूम कर लो 5 मार्च को। ये बात हो रही थी, आज तारीख क्या है बोला? 16 फरवरी। 16 फरवरी की बात हो रही थी, और इसने कहा था कि 20 बैग राइस के आपने मुझे कब सप्लाई करने हैं? 5 मार्च को। मैं देके उतारूंगा जब पेपर देके आऊंगा खुशी में। तो हुआ क्या मेरे बच्चे? 3 मार्च को गवर्नमेंट ने चावलों की, मान लो कि ये रहता था गुजरांवाले और ये रहता था लाहौर, गवर्नमेंट ने चावलों के ऊपर जिला बंदी कर दी कि एक जिले से दूसरे जिले में चावल जाएंगे नहीं। अब ये ऑफर मेरे बच्चे बाय लॉ क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। अब ये परफॉर्म हो ही नहीं सकती। याद रखोगे इस बात को। है कोई मेडिसिन बना के बेचना था, हो सकता है गवर्नमेंट ने मेडिसिन को इलीगल करार दे दिया हो, है ये मेडिसिन कोई पाकिस्तान में खरीदे बेचेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था, अब ये परफॉर्म नहीं होगा, ऑफर क्या कर देगी समझ लो? रिवोक हो जाएगी। याद रखोगे इस बात को। ये आखिरी बात करते हैं, उसके बाद 5-7 मिनट ब्रेक करते हैं, ताकि जो भागना चाह रहे हैं वो भाग भी जाए बेचारे, कई फंसे बैठे हैं यहाँ पे। वो सोच रहे हैं कि सर कब कोई ब्रेक हो तो हम निकल जाए। तो बेटा चले जाइएगा। ये एक प्रैक्टिस है उन बच्चों के लिए जो कुछ करना चाह रहे हैं, कि चलें जिनकी कुछ तैयारी का शायद कुछ फायदा हो रहा हो। मेरा ख्याल है, उम्मीद तो बढ़िया कुछ फायदा हो रहा होगा, लेकिन अगर नहीं हो रहा होगा तो मेरे बच्चे वो पतली गली से निकल जाए, एम बैठ के अपना टाइम जाया करें। तो एक मैं मौका हमेशा दिया करता हूँ इस तरह के, कोई क्लासेस वक्तन फक्तन ब्रेक्स रखता हूँ, ताकि जिसने निकलना हो वो निकल जाए। नहीं बेटा आखिरी बात देखिएगा, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसेंट, ये भी बार बार पूछता है। बेटा मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि मिस्टर बी भाई ऐसा करो, ये चलें मिस्टर ए इधर, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि मिस्टर बी मुझसे ये बाइक 1 लाख रुपए में खरीद लो, और अगर ये आप खरीदना चाहते हो तो 20 फरवरी को 20 फरवरी को 12 बजे से पहले पहले कम से कम हाफ अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर। उसने मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर ए को कोई हाँ ना में जवाब नहीं दी। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप पढ़ के आए थे कि सर वो अगर कोई बंदा हाँ ना में जवाब ही ना दे वो एक्सेप्टेंस ही नहीं होती है, लाजमी तौर पे बताना होता है। लेकिन यहाँ पे लॉ ने उसको मजीद क्लियर कर दिया कि देखो अगर उसने हाँ ना में कोई जवाब नहीं दिया उसको इसके ऑफर के ऊपर, लेकिन उसने क्या कर दिया था 20 फरवरी को वो जितनी अमाउंट उसने हाफ अमाउंट कही थी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर, क्योंकि उसने कहा हुआ था बीच में कंडीशन रखी हुई थी कि अगर आप ये मुझसे लेना चाहते हो 1 लाख रुपए में ये बाइक खरीदना चाहते हो तो आधी अमाउंट 20 फरवरी को 12 बजे से पहले पहले मेरे अकाउंट में ट्रांसफर उसने कर दिया। तो ये भी एक्सेप्टेंस ही कंसिडर हो, यानी कि बात का बीच में एक्सेप्टेंस के लिए बंदे ने कोई कंडीशन बताई होती है, अगर वो कंडीशन कोई कंसिडरेशन से रिलेटेड हो सकती है कि इतनी कंसिडरेशन फलाने बंदे को दे दो, उसे दे दी, ये काम कर दो। मैं दोस्त साहब को कहता हूँ मैं गाड़ी आपसे खरीद लूंगा अगर इसका रेड कलर को चेंज करके आप इसको व्हाइट करवा दो, उन्होंने करवा दिया। तो ये क्या है? एक्सेप्टेंस। तो बात का बीच में कोई बंदा कंडीशन रखता है, अगर वो कंडीशन फुलफिल कर दी जाए तो ये भी एक्सेप्टेंस होती है। याद रखोगे इस बात को। तो अभी मेरे बच्चे इंशाल्लाह कोई 10 मिनट की ब्रेक, 11 बजे इकट्ठे होंगे मेरे बच्चे। क्या कह रहे हो आप?
चैप्टर एक ही नहीं खत्म होना, और भी चैप्टर खत्म होने हैं आज। ये क्लास कब तक है बोला? 1 बजे तक। ऐसे ना मेरे बच्चे, ये तो मैं ये ज्यादा डिटेल में हमको थोड़ा सा ये भी डिटेल ही समझ लो रिवीजन के लिहाज से, सिर्फ रीड नहीं कर रहा, चीजें तो सारी डिस्कस कर रहे हैं, तो आगे तो जिस तरह चलना है वो इंशाल्लाह तो कोशिश होगी ज्यादा, बस टाइम दिमाग में रखो। 5 दिन है हमारे पास, और कल क्लास हमारी 10 बजे हो, कल 9 बजे की बजाय 10 बजे से लेके 1 बजे तक हो, तो 11 बजे मेरे बच्चे दोबारा इकट्ठे हो। ये रिज्यूम टाइम्स हो जाओ, पानी पूरी पियो। अब आपको लग रहा है कि सर अगर हम उठे ना तो कहना ला, ये है वो जो पतली गली से भागने वाले, मेरे मजाक कर रहा हूं। बच्चे बेचारे मेरा वेट करते रहते हैं अक्सर। ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे वैसे अभी लिख कर लें, लास्ट के ऊपर इंशाल्लाह कोई 5-10 मिनट इसके आप सब लोगों के माइक ऑन कर देंगे, अगर कोई पूछना चाहें तो उस वक्त पूछ लीजिएगा। वैसे उससे पहले अगर आप कोई पूछना चाहें या लिख के रख लीजिएगा, मेरे बच्चे कोशिश किया करें साथ साथ उसको लिखते जाएं, नोट करते जाएं सवाल, आगे ये ना उस वक्त तक भूल जाएं, तो आप उसके बाद फिर। बाकी मैंने खाली नाश्ता करने तो नहीं चले गए? चले उनकी किस्मत, ले बेटा, उनको आता होगा, किस्मत नहीं उनको आता होगा, लेकिन ये अच्छा अच्छा सोचना। ले बेटा। हाँ देखिएगा, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये ना, ये बड़ी दिक्कत होती है चौधरी साहब। आपके साथ यहाँ पे कोई और भी बैठा हो? अच्छा, बैठा हो, अब थोड़ा सा फिर इधर और हो जाए, ताकि फिर वो जरा थोड़ा सा वो भी खुला होकर बैठ जाए। ले बेटा, तो देखिएगा, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑफर को कब तक रिवोक कर सकते हो, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अगर एक्सेप्टेंस होगी तो उसके बाद आप ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्सेप्टेंस को कैसे रिवोक किया जा सकता है। भैया, एक्सेप्टेंस को रिवोक करने का तरीकाकार है। अब वो एक्सेप्टेंस कैसे रिवोक हो सकती है, सबसे तो पहले देखिएगा कि एक्सेप्टेंस की, देखो वैसे तो एक्सेप्टेंस कैसे रिवोक हो सकती है, समझ से बाहर है, तो सर जब एक्सेप्टेंस होगी तो होगी। अब इसको कैसे रिवोक हो सकती है? नहीं मेरे बच्चे, एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकती है लेटर के मामले में। लेटर के मामले में हमने डिस्कस किया था कि लेटर के मामले में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट होती है बोला? जब उसकी एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर के नॉलेज में आ जाएगा। ऐसे ही जब ऑफरर के नॉलेज में आ जाएगा, तो ऑफरर के नॉलेज में उसकी एक्सेप्टेंस आने से पहले पहले वो चाहे तो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। ये भी हम रूल पढ़ेंगे, इसको जरा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये जरा थोड़ा सा देखिएगा, मैं कोशिश करने लगा हूं कि सारी बातें जितनी हो सकती हैं इससे रिलेटेड, वो सारी बातें मेरे बच्चे आपको इकट्ठी करके बताने लगा। इसको दिमाग में रख लीजिए। यहाँ पे आपको कोई तारीख नजर आ रही होगी कि सबसे पहले ऑफर हुई है 11 तारीख को। ये क्या हुआ? बेटा ग्रुप में सेंड हुए हैं, जाके उसमें मीडिया में देखें, ग्रुप में 2-3 दफा उसने सेंड किए हुए, आपको नजर आ जाएंगे उसमें। अभी वो कर देगा, आज दोबारा कर देगा ग्रुप में से। ले बेटा, ऑफर किया उसने 11 अक्टूबर को, पुराना है, मैंने उसको चेंज नहीं किया, अगर कहें तो नए सिरे से बना लेते हैं, लेकिन टाइम बच जाएगा। 11 अक्टूबर को मिस्टर ए ने, अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए है, इसने ऑफर किया है मेरे बच्चे, और ये ऑफर का लेटर मिस्टर बी को मिला है। मिस्टर बी है ये, इसको 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को मिस्टर बी ने क्या किया, एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा है 20 अक्टूबर को, लेकिन उस एक्सेप्टेंस के लेटर को पोस्ट किया है उसने 25 अक्टूबर को, और ये इसकी एक्सेप्टेंस का लेटर मिस्टर ए को मिला है 30 अक्टूबर को। तो बेटा अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो कई तरह के क्वेश्चन पूछेगा,
तकरीबन 7 से 9 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, सिर्फ इतना सा डाटा देके आपको। अभी कुछ और डाटा भी है थोड़ा सा, वो डाटा ऐड करके वो कम से कम 7 से 9 सवाल बनाएगा। पहले तो वो जो सादा से 3 सवाल हैं वो जरा मुझे क्लियर कर दो। मुझे ये बताओ कि ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, और रूल क्या है, पहले रूल भी साथ बता देकर। वो पूछेगा ना पेपर के अंदर ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, तो बेहतर तो यही होगा कि आप उसको साथ रूल भी बताना कि ऑफर की कम्युनिकेशन उस वक्त कंप्लीट होती है जब ऑफर के नॉलेज में आ जाए। तो फिर उसके बाद तारीख बता दो उसको, खाली तारीख लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इंप्रेस करने के चक्कर में रहते हो ना आप लोग। ये देखो, आई कैप ने कत्तन कोई तरीका नहीं बताया वो आंसर करने का, लेकिन आप लगातार टीचर्स को सर वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बता दो भाई। जैसे आपको लग रहा होगा, जो सही लग रहा होगा लिख दो वो, इट्स ओके। लेकिन आप कहते हो नहीं नहीं सर उसका कोई तरीका होगा, फिर आप तरीकाकार बताते हैं आपको मम्मी डैडी स्टाइल है कि क्या करना। सबसे पहले आपने लॉ की परमिशन देना, फिर उसको सिनेरियो से अटैच करना, फिर आपस में कंक्लूजन देना लास्ट के ऊपर जाके। समझ कुछ नहीं आया, इसको बाद में जाके बता देंगे दोबारा आपको। नो बेटा, अब दूसरी बात आई, मुझे बताओ एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। किसके लिए हो सकता है पेपर में किसी एक के लिए पूछ रहे हो। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट हुई है यहाँ पे, क्योंकि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट होती थी, जब उसकी एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर के नॉलेज में आ जाए। और उसकी एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर के नॉलेज में कब आया वाला, 30 को। अच्छा, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरर कब कंप्लीट हुई, जब एक्सेप्टेंस उसने ऐसे पोस्ट कर दी थी कि एक्सेप्टर की पहुंच से बाहर निकल गई थी। आगे चाहे रास्ते में हमने डिस्कस किया था ना, चाहे रास्ते में ये जल गया हो, चाहे ये गुम गया हो, चाहे ये रुल गया हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ये लेटर हो सकता है कभी उसको मिला ही ना हो, तो फिर बच्चे वहां पे परेशान हो जाते हैं, सर अगर ये एक्सेप्टेंस का लेटर मिला नहीं फिर तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं। और भैया आप लोगों ने बोल तो दिया था कि एक्सेप्टेंस, मिस्टर ए के लिए एक्सेप्टेंस कब होगी थी, जब उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया था ऑफरी ने कि ऑफरी के पहुंच से बाहर निकल गया था। तो बेटा एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसी वक्त कंप्लीट हो गई थी। अब बाद में लेटर गुम गया हो, उसको मिला ही ना हो, तो उसमें हमारा क्या कसूर। बस याद रखोगे ना इस बात को, क्योंकि दे देगा वो सिनेरियो इस तरह का बना के कि मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट किया था 25 को, लेकिन वो 27 को वहां पे जो पोस्ट ऑफिस है उसमें आग लगी, ये लेटर जल गया, ये कभी मिला ही नहीं मिस्टर ए को। क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड है, हम कहेंगे बिल्कुल वैलिड है। हाँ, उसमें एड्रेस एड्रेस सारा कुछ सही लिखा हो, जो स्टैम्प स्टूप उसने जो लगानी थी वो सब कुछ सही किया हो, ये बिल्कुल वैलिड एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो उसी दिन होगी, 25 को ही होगी थी। वो आग तो 27 को लगी है, एक्सेप्टेंस हमने कहा था 25 को होगी। फिर इसका मतलब क्या हुआ, तू जाके पिछले टाइम में भी उसको खराब कर रहा है, वो तो काम खराब हो जाएगा मेरे बच्चे। ऐसे तो नहीं सोचना आप लोगों ने। अच्छा, अगली बात, 3 सवाल हो गए आपके, 3 सवालों के जवाब दे रही है तो वो पूछता है ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट एक्सेप्टर और एज अगेंस्ट ऑफर, ये आपने बता दिया। अब अगली बात पूछेगा, मिस्टर ए ने अपनी ऑफर की रेवोकेशन का लेटर लिखा मेरे बच्चे 13 अक्टूबर को, और ये ऑफर की रेवोकेशन का लेटर मिस्टर बी को मिला है, अज्यूम कर लो मेरे बच्चे ये लेटर रेवोकेशन का है, ये रेवोकेशन का लेटर मिस्टर बी को मिला है 24 अक्टूबर को। अब ये मेरे बच्चे मुझे बताएं सबसे पहले कि ये रेवोकेशन वैलिड है क्या। बाकी बच्चों को समझ आ रही है कुछ, ये वैलिड क्यों है बोला, क्योंकि एक्सेप्टेंस कब हुई थी 25 को, और इसको रेवोकेशन का लेटर कब मिल गया 24 को। तो उसने एक्सेप्टेंस से पहले पहले अपनी ऑफर को रिवोक कर लिया, तो ये रेवोकेशन क्या होगी, वैलिड होगी। ऐसे में बच्चे, अब अगली बात वो रेवोकेशन से लेटर, देखो 4 सवालों के जवाब मिल गए। अगली बात वो पूछता है कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन के बारे में। वो पूछेगा आपसे रेवोकेशन की कम्युनिकेशन बताओ। रेवोकेशन भी तो होती है ना, ऑफर की रेवोकेशन भी होती है और एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन भी होती है। कहता है इसकी कम्युनिकेशन देखो, यहाँ पे 2 चीजें मैंने आपको समझाई थी पेपर पढ़ते हुए, कि रेवोकेशन को एक तो जस्ट कम्युनिकेशन की बात करेगा कि कब कंप्लीट हुई, करने वाले के लिए और करने वाले के अगेंस्ट, तो कब कंप्लीट हुई। और दूसरा वो पूछेगा वो वैलिड है कि नहीं। हमने पहले तो देख लिया कि वैलिड है कि नहीं, वो तो आपने कह दिया कि सर वो वैलिड है फिलहाल। लेकिन अगली बात वो पूछेगा कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है। अब फिर हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, फिर आपने बोलना किसके लिए, क्योंकि ये रेवोकेशन की कम्युनिकेशन, ऑफर की कम्युनिकेशन में किसका रोल ही नहीं होता जब ऑफर के नॉलेज में आ गई। जब रेवोकेशन की बात होगी फिर वहां पे अगेन हमें देखना पड़ेगा किसके लिए। हमने एक सादा असूल पढ़ा था, जो चाहे कोई ऑफर की रेवोकेशन कर रहा हो चाहे एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन कर रहा हो, जो रेवोकेशन कर रहा हो, रेवोकेशन करने वाले के अगेंस्ट रेवोकेशन की कम्युनिकेशन उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है जब उसने रेवोकेशन की हो, लेटर पोस्ट कर दिया। मिस्टर ए ने रेवोकेशन का लेटर कब पोस्ट किया था 13 अक्टूबर को, ऐसे पोस्ट कर दिया उसकी पहुंच से बाहर निकल गया, तो मिस्टर ए के लिए उसी दिन रेवोकेशन की कम्युनिकेशन देखो, हम ये नहीं मैं कह रहा कि वो रेवोकेशन वैलिड थी कि नहीं, जस्ट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। जिसने रेवोकेशन की हो, रेवोकेशन करने वाले के अगेंस्ट रेवोकेशन की कम्युनिकेशन उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है जब वो रेवोकेशन का लेटर लिखकर पोस्ट कर दे। लेकिन जिसके लिए की हो उसके लिए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, जब जिसके लिए की है उसके नॉलेज में आ गई हो, और उसके नॉलेज में कब आई थी 24 अक्टूबर। अब फिर आगे हम देखेंगे वो वैलिड है कि नहीं।
हो सकता है वैलिड हो सकता ना हो, चलो मान लो इसको रेवोकेशन का लेटर मिला है 26 अक्टूबर को। इसने लिखा कब? 13 अक्टूबर को, उसको मिला कब? 26 अक्टूबर को। मुझे बताओ रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? हाँ, पूछना पड़ेगा सर किसके लिए। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ऑफरी के लिए रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई ऑफर? 26 को, जब उसको लेटर मिला। और करने वाले के केस कब कंप्लीट होगी थी? जब उसने लेटर पोस्ट किया था, ऐसे पोस्ट कर दिया था, उसकी पहुंच से बाहर निकल गया। अब आप कह रहे हो सर ये समझ नहीं आ रही। भैया देखो, मैं अपना ऑफर रिवोक करना चाह रहा हूँ, मैंने आज लेटर गया, जाके रेवोकेशन का लेटर पोस्ट कर दिया। अब कम से कम मुझे मेरी रेवोकेशन से लोग मुकरने नहीं देंगे। वो कहेंगे राणा साहब आपने रेवोकेशन कर तो दी है ना, हम ये नहीं, हम बाद में देखेंगे कि वो वैलिड है कि नहीं। कम से कम ये तो है ना कि मैंने रेवोकेशन कर दी है। मैं ये नहीं मैंने रेवोकेशन नहीं की। भाई क्यों नहीं की? तूने तूने लेटर लेकर पोस्ट कर दिया है, तो तेरे लिए रेवोकेशन हो गई, कम्युनिकेशन जस्ट। लेकिन अगले बंदे के लिए कब रेवोकेशन की जब उसके नॉलेज में आएगी, फिर उसके बाद देखेंगे वो वैलिड है कि नहीं। जैसे यहाँ पे मिस्टर ए ने रेवोकेशन का लेटर लिखा 13 को, और उसको मिला मिस्टर बी को 26 को। तो फिर हमने देखा कि ये वैलिड है कि नहीं? वैलिड नहीं है। लेकिन कम्युनिकेशन का हमें पता चल गया कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ए 13 को कंप्लीट होगी थी, एज अगेंस्ट बी जिस दिन उसको मिली थी। अच्छा देखिएगा, मिस्टर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर लिखा। इसने एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर लिखा मेरे बच्चे 27 अक्टूबर को। ये एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर है मेरे बच्चे, याद रखिएगा, 27 अक्टूबर को लिखा। और ये एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर मिस्टर ए को मिला है 29 अक्टूबर को। तो बेटा मुझे बताइएगा कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? सर किसके लिए? मेरे बच्चे करने वाले मिस्टर बी के लिए। जब उसने लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया तो उसकी पहुंच से बाहर निकल गया। और जिसके लिए किया है उसने, उसके लिए। अब मुझे बताओ ये वैलिड है कि नहीं? ये वैलिड है, क्योंकि उसको एक्सेप्टेंस का लेटर मिलने से पहले पहले उसको रेवोकेशन का लेटर मिल गया है। फिर हमने डिस्कस किया था सर अगर एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन का लेटर दोनों इकट्ठे मिल जाए तो फिर क्या होगा? फिर जो पहले ओपन करेगा। ऐसी तरह मेरे जो, और फिर हमने एक और चीज डिस्कस की थी। उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर रखा 20 को, लेकिन पोस्ट 25 को किया। तो एक्सेप्टेंस किस दिन होगी? किस दिन पोस्ट करेगा, ना कि लिख देने से एक्सेप्टेंस नहीं होगी। जिस दिन ऐसे पोस्ट करेगा उसकी पहुंच से बाहर निकल गया। याद रखोगे इस बात को। अब देखो अभी तक यहाँ पे कितने सवाल सवाल हमने ढूंढे। एक ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, दूसरा एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मिस्टर करने वाले ऑफर के लिए कब कंप्लीट हुई, और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के लिए कंप्लीट कब हुई। फिर हमने डिस्कस किया रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, मिस्टर जो करने वाला है उसके लिए कब कंप्लीट हुई, जिसके लिए की है रेवोकेशन उसके लिए कब कंप्लीट हुई। फिर हमने डिस्कस किया कि रेवोकेशन वैलिड है कि नहीं। तो 6 सवाल यहां तक हो गए। ऐसे मेरे बच्चे, तो शायद कोई और भी हो शायद। हाँ, एक तो भूल ही गए। क्या मिस्टर ए अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है? कब तक बोला? हाँ, ये अलहदा है। ये सवाल नंबर 7। मिस्टर ए अगर अपने ऑफर रिवोक करना चाहे तो कब तक कर सकता है? 25 से पहले पहले। क्या मिस्टर बी अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है? कब तक बोला? 30 से पहले पहले। और फिर एक और सवाल करता है, कहता है मिस्टर बी ने अपनी, चलो मिस्टर बी की बात कर लेते हैं। मिस्टर बी ने लेटर के जरिए एक्सेप्टेंस लिखी थी, और उसने टेलीग्राम या कोई व्हाट्सएप कर दिया अपनी रेवोकेशन का, और दोनों इकट्ठे मिले हैं 30 को। ईमेल या व्हाट्सएप वो भी 30 को मिल गया, और लेटर भी उसको 30 को मिला। बताएं ऑफर हो, ये एक्सेप्टेंस होगी या रेवोकेशन हो जाएगी? क्योंकि लॉ ने कहा कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कोई चीज भेजते हैं, लोग वो पहले पढ़ते हैं और लेटर बाद में पढ़ते हैं। इसलिए बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगी? रेवोकेशन हो जाएगी। याद रखोगे इस बात को। यही बातें मेरे बच्चे आगे सारी लिखी हुई। अगर आप कहेंगे कुछ रीड करना तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं मेरे बच्चे। बस ये रेवोकेशन की कम्युनिकेशन दिमाग में रखिएगा। रेवोकेशन की रिवोक, कोई ऑफर को रिवोक कर रहा हो या एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा हो, रिवोक करने वाले के लिए ऑफर कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? जिस दिन वो लेटर को ऐसे पोस्ट कर दे उसकी पहुंच से बाहर निकल दे। और जिसके लिए की हो उसके लिए कब कंप्लीट वो होगी रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट? जब उसको लेटर मिल जाएगा। और ये वैलिड है कि नहीं वो हम देखेंगे कब मिला उसको। ऐसे ही मेरे बच्चे। ये क्या? भाई ये क्या किया है इसने? ये कौन सा बटन दबाना है? मैंने कुछ, हमारे पास सादा एक ही तरीका होता है, बंद ही कर दो।